सिर्फ 25 to 30 मिनट के बीच में इंटरव्यू खत्म हो गया, इतना ही चला। मतलब आज तक का मेरा सबसे छोटा इंटरव्यू था मेरे इतना टाइम, मतलब छोटा इंटरव्यू मैंने अभी तक कभी दिया ही नहीं। और ये भी बात थी कि उन 24 स्क्रीनिंग लड़के थे, उसमें से 6 कॉन्फ्रेंस किसी की नहीं थी, उनके अटेम्प्ट थे 8-8, 9-9। सबसे बड़ा रिपीटर मैं ही था। मुझे वो भी फील होने लग गया कि मतलब 1-2 साल में मैं कहाँ से कहाँ आ गया। मैंने कहा कि ठीक नहीं गया इंटरव्यू, ठीक है, कुछ पूछा नहीं, 25 मिनट में खत्म कर दिया। तो मैं तो सोचा कि क्लोज है गेम, चलो बंद करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने कुछ प्रिपेयर वीडियो के लिए कुछ नहीं किया, मैं उस दिन सो गया, मेरा मन लग नहीं रहा था। बस थोड़ा ग्रुप मैंने अलग टाइप का देखा, मतलब बहुत ज्यादा ग्रुप किस मार्केट टाइप है, एज ए रिपीटर होके भी लोग सुन नहीं रहे थे एक दूसरे को। तो इस मार्केट ही था, पूरी भसड़ी थी इस तरह से रॉक। तो इंडियन ऑब्स्टेकल में कभी ये नहीं देखना कौन सा हार्ड है कौन सा छोटा है, नहीं, जो सीक्वेंस मारे करते जाओ, हार्ड छोटा कुछ नहीं, सब इजी होते हैं। इंडियन ऑब्स्टेकल नो ही करे का भी रीजन है क्योंकि टाइम कम था, 3 मिनट नहीं थे इस बार, 2 मिनट 20 सेकंड 25 सेकंड ऐसे ही कुछ थे। फिर कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, फिर मेरे से आगे वाला गया, तो मुझे कुछ स्ट्रेस था नहीं, मैं अपने गाने गा रहा था वहाँ बैठ के मन में। ऐसे ही पुराना गाना था, वो था ना एक किशोर कुमार का, हमें तुमसे प्यार कितना। 2 SRT पूछी थी कि तुम रूम में हो, तुम रिकमेंड हो गए, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली यू गॉट रिकमेंड। मतलब क्यों हाइपोथेटिकली कर रहे हो, आज तो हुआ नहीं, अंदर से तो ये आवाज मेडिकल चल रहे हैं, तो रूम में आग लगे स्विच बोर्ड। तो मैं इंपल्सिवली आंसर देने वाला था उसका, बट मैं उसको रुक गया 2 सेकंड, बोला नहीं यार कुछ अलग है, थोड़ा सोच ले, जल्दबाजी नहीं करनी है, इतना एंड में आके कुछ गड़बड़ नहीं करने का। Hello dear friends. So today we have Sham with us, who recently got recommended from 17 SSB Bangalore. This was his repeater attempt, and today we are gathered here to understand what his journey has been, what all challenges he has faced, and how he overcame them. So I hope it is helpful for all of you. So जो भी various fields of preparation में होंगे, various stages of preparation में, I hope you guys can take away something from it. So without further ado, let's welcome Sham. Hello Sham. Congratulations first of all. So Sham, before we get started, so just give us a brief about when you got associated with Road to Recommendation and क्या experience था आपका, just एक छोटे से brief में। रोड टू रिकमेंडेशन का बात करूं तो मैं 2021 की बात है, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया था मेरा, शायद पहला अटेम्प्ट हो गया था। उसके बाद ही मैं चैनल के टच में आया, ये भी मेरे दोस्त के थ्रू। तो आपके जो सेशंस होते थे PPTT GD रेगुलर चलते रहते थे, तो मैं उसमें काफी पार्टिसिपेटिव था काफी मंथ तक, जब तक वो सेशन चले। डेफिनेटली और एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को तुम याद भी हो, काफी इम्पैक्टफुल था। हाँ वो तो है। तो आई थिंक just to give you guys an introduction, Sham has been one of the very old students, who's been there since the inception of the channel, and it's very good to see the story coming to a successful end. And with that, let's just try and understand Sham का जो latest attempt रहा है। तो Sham, बिल्कुल जो अभी जो आपका recommendation वाला attempt रहा है, तो एक कौन से नंबर का attempt था? एंड एक स्टार्टिंग से ना, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रीनिंग, आपका साइक इंटरव्यू, GTO कॉन्फ्रेंस, इसका थोड़ा ना ब्रीफ कवर करते हैं। तो मेरा ये 7th अटेम्प्ट और 7th कॉन्फ्रेंस थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये मैंने जस्ट 4-5 दिन पहले ही कॉन्फ्रेंस आउट था, और उसके बाद जस्ट 4 दिन बाद ही दूसरा अटेम्प्ट था ये मेरा। पहले मैं ये वैसे देहरादून से था, उस कॉन्फ्रेंस आउट, फिर जस्ट बेंगलोर आया 8 तारीख को, यहाँ रिपोर्ट किया। और प्रोसेस की बात करूँ तो मेरे लिए तो सारा प्रोसेस देख चुका था मैं, काफी बार 6 बार देख चुका था, तो इतना कुछ नया लगा नहीं मुझे। बट मैं स्क्रीनिंग से स्टार्ट करूँ, स्क्रीनिंग में भी समथिंग 60 तक बच्चे रिपोर्ट हुए थे। अच्छा, कौन सा एंट्री था इसका? ये मेरा एंट्री था CDS IM में। CDS IM, ओके। तो हाँ, going for various entries, so CDS IM की entry is good. And Sham, just एक छोटा सा वो लेना चाहूँगा मैं। You've given 7 attempts and साथ में you've got screened. So would you like to share a few tips and how what can be the reason behind this? कैसे approach क्या है आपका screening का? स्क्रीनिंग का सर मैं यही कहूँगा, मतलब जितना मैंने सीखा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी बात 100% सच है, बट ये मेरे फॉर्मूला अप्लाई सक्सेसफुल हुआ है, बाकियों का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ये अप्लाई करके देखा और हर बार फिट हुआ है। ये ऐसा है कि मतलब स्क्रीनिंग बहुत छोटा है, एक तो छोटा ही फेज है, ज्यादा बड़े तक आपको है ना उसमें 10th जिसमें आप रह नहीं रहे हो, बहुत कम अमाउंट में आपको गेम दिखाना, पहली तो ये प्रॉब्लम है, तो टाइम कम है। स्क्रीनिंग को भी मैंने ब्रेक डाउन किया था कि मतलब सब टास्क में अच्छा करना है, कहीं लूप होल नहीं छोड़ना, मतलब कुछ मौका दो ही मत कि वो बाहर करे, क्योंकि इतना आप दूर से आ रहे हो, इतना वेल प्रिपेयर रिटर्न क्लियर करके फिर आप उनको मौका देते हो और फिर स्क्रीन आउट होते हो, तो ये बहुत मतलब गंदा लगता है। मतलब मैं उस फीलिंग को देखना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड आता था स्क्रीनिंग के लिए, अंदर तो घुसूंगा,
आगे की बात बाद में देखेंगे। प्रिपरेशन कैसे करते थे शाम की? स्क्रीनिंग का जैसे तो OAR था, OAR के काफी ऑनलाइन अवेलेबल हैं सेट्स, तो मेजोरिटी ऑफ सेट्स वही रिपीट आते थे। ओके। सेट्स पे टाइम लगा के प्रैक्टिस कर लो, जैसे 50 क्वेश्चन होते हैं उसको 17-18 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, इतने कम टाइम में लगा तो बहुत मैंने सॉल्व किए OAR सेट। OAR तो बेसिक चीज है। उसके बाद आई पिक्चर। पिक्चर हेजी आती है, सबको पता है। अब पिक्चर में आप स्टोरी, पिक्चर रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब उस स्टोरी में पिक्चर आनी चाहिए, नहीं तो आप जीडी में कुछ नहीं कर सकते। पहले से प्री कंसीव मत लेके जाओ, पिक्चर स्पेसिफिक स्टोरी लिखो, कोई भी स्टोरी लिखो तो उस पिक्चर में, उस स्टोरी में वो पिक्चर इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे 2 लड़के दिख रहे हैं तो दोनों लड़कों का कुछ काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो भाई एक तो साइड में ही बैठा है, उसको यूज ही नहीं किया तुमने। अगर बैकग्राउंड में एक घर दिख रहा है तो घर रिलेटेड स्टोरी होनी चाहिए। बैकग्राउंड में अगर टेंट दिख रहा है तो टेंट रिलेटेड होना चाहिए। बैकग्राउंड में ग्राउंड दिख रहा है तो उस ग्राउंड को भी इंक्लूड करो, तो पिक्चर को पूरा इंक्लूड करना। तो स्टोरी एक शॉर्ट एंड सिंपल लिख दी और कैरेक्टर एक मेन हीरो को अपन मार्क कर ही देते हैं हमेशा, फिर ठीक है। इसके बाद नरेशन हमेशा टॉप नॉच रखने का, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप फ्लुएंट होने चाहिए नरेशन में, उसमें डरना नहीं। उसके लिए पहले से रिवाइज कर लो, जब स्टोरी लिखने के बाद टाइम मिलता है आपको काफी, आप मन में लीड ले सकते हो कि मैं इन पॉइंट्स को बोलूंगा, और जब आपकी नरेशन की बारी आए पहले सबको सुनते भी हो, और जब अपना टाइम आए तो फ्लुएंटली बोल दो। और ऐसा कभी कभी ऐसे सर रोक देते हैं, मेरे को 3 बार रोका ऐसे सर ने आज तक बीच में बोलते हुए, तो स्टॉप करा दिया। इनके 2 रीजन होते हैं, इनको स्टोरी समझ आती है, समझ आ जाती है मेरे टाइम पे ज्यादातर, तो आगे नहीं बढ़ते, तो ठीक है स्टॉप करा देते। नरेशन अच्छा हो गया, उसके बाद मेन फोकस आता है जीडी का। जीडी ही मेन गेम है। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है नरेशन में, उनमें तो अगर जीडी में अच्छा कर दो तो आप हो सकते हो। जीडी में जो मैंने अब तक समझा, जीडी में वो पहले से सर कहते भी हैं कि एम ऑफ दिस जीडी इज टू रीच टू ए कॉमन कंसेंसस। एक आप कॉमन स्टोरी बनानी है सबको, बस एम को फॉलो करने का, बाकी कुछ नहीं करना। मेरी स्टोरी आए ना आए वो उसमें मैं नहीं करूंगा, उस एम को फॉलो करने का। जैसे बहुत लोग हैं, सबकी 5 थीम्स अलग अलग आ रही, अब आप उनको समझाओगे कैसे? समझा तभी पाओगे जब आपने खुद ने अच्छी स्टोरी लिखी होगी पीछे स्पेसिफिक, तो आप लॉजिक दोगे, पीछे ग्राउंड का सीन है, तो इट इज मोर सुटेबल रिगार्डिंग एनी स्पोर्ट इवेंट और एनी गेम, तो लोग कन्विंस हो जाएंगे उस लॉजिक से। अगर उसकी जगह कोई और बोले कि कोई तो और करा रहे हैं, उससे ज्यादा वो स्पेसिफिक लगेगी और लोग हाँ भी जाएंगे। ऐसे ऐसे करके जब पिक्चर से ही पॉइंट निकालोगे, जैसे एक जगह कहीं हुआ था, कोई पीजी ढूंढवा रहा था और पीछे बैकग्राउंड था कि बहुत गरीब टाइप का था, बहुत क्राउड थी और ईट थी, ऐसा लग रहा था कि ये कुछ कंस्ट्रक्शन साइट वाला एरिया है और मेरी स्टोरी उसी रिलेटेड थी कुछ। तो मैंने जब वो पॉइंट दिया तो सामने वाला नाम नहीं कह सकता, क्योंकि और असेसर भी उस चीज को नोट करेंगे कि आप टू द पॉइंट बोले हो, पिक्चर आपने ऑब्जर्व करी अच्छे से, ऐसे करोगे तो लोग आपकी बात समझेंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम काफियों को ये आती है कि जीडी में एंट्री कैसे मारे, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंट्री कैसे मारे, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है जो अभी तक मैंने आपको कहा ये करना है, वो करना है। जब हकीकत में आप मैदान में उतरोगे तब कैसे करोगे? तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस कहाँ करोगे? प्रैक्टिस जैसे मैंने तो आपके साथ करी थी और बहुत सेशंस में भी करी लोगों के साथ, तो एंट्री पॉइंट मैंने ढूंढ लिया था कि कब एंट्री लेनी है, किस टाइम पे लेनी है और क्या बोलना है। मतलब बोलो तो क्लियर बोलो और बहुत सही लाइन बोलो, किसी का पॉइंट रिपीट नहीं करना। अभी मौका बहुत कम मिल रहा है वहाँ, उसमें भी आप किसी और का पॉइंट रिपीट कर दोगे या कुछ ऐसी लाइन बोल दोगे आई ऑल्सो गॉट दिस, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बोलो तो क्लियर लाइन जिसका कुछ इम्पैक्ट पड़े और ग्रुप को आगे ले जाए। जैसे पहले लोगों ने डिस्कस कर लिए 2 एक्शन, तीसरे एक्शन पर बात करनी है। जैसे 2 टीचर थीम आ गई है, उन दोनों थीम को कन्वर्ज करा दो अपने पॉइंट से। ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो ग्रुप को आगे ले जाए, ना कि ग्रुप को पीछे। अगर ग्रुप हट जाए, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आपको लग रहा है कि पिक्चर तो कुछ और है और ग्रुप कहीं और जा रहा है, तो आप एक बार स्टैंड ले सकते हो कि नहीं इस पे बनाए, और अगर फिर भी ना माने तो फिर उन ग्रुप को आगे 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 चलते रहो। जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, इस बार जैसे आप बोल रहे हो कि एंट्री पॉइंट डिसाइड करके रखना होगा, तो इस बार क्या था आपका एंट्री पॉइंट? हाउ डिड यू इनिशिएट इन द जीडी, हाउ डिड यू एंटर द जीडी? जैसे मैं इनिशिएट तो इतना नहीं कर पा रहा, इनिशिएटिव में तो जैसे ही वो बोलते हैं स्टार्ट, तो आपको पता है एकदम से बूम बैंग हो जाता है वहाँ, बहुत सारे लोग सुनने चालू करते हैं सब। फिर तब तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड तो पॉज ही रहता है, मैं देखता ही रहता हूँ कि कब शांत होंगे कब शांत होंगे। चलो ऐसा सर ने इस बार शांत करवा दिया, ग्रुप डिवाइड कर दिया 7 और 8 में, 15 का ग्रुप। ठीक है। जब 7 लोगों का डिस्कशन चालू हुआ तो पहले किसी ने बोला था कि मेरे एक बार स्टोरी बनी थी, एक बस स्टॉप था और 4 लोग वहां खड़े थे बैग लेके, स्टूडेंट ही लग रहे थे। तो स्टोरी उस पर किसी ने ट्रिप पे बनाई थी, मैंने तो कुछ सर्वे बनाया था कॉलेज का, एक बॉटनिकल सर्वे जो प्लांट कलेक्शन करने लेके जा रहे थे वैसा।
लेके जा रहे हैं उसमें सब उसमें। तो मेरी स्टोरी ये थी, बाकियों की सबकी ट्रिप पे थी, मेजोरिटी जो थी मेरे साथ में से भी। तो मैंने ये पॉइंट भी दिया उनको कि इस पे भी बना सकते हैं एक बार आप चाहो तो, बट वो एग्री नहीं कर रहे थे। मेजोरिटी लोग ट्रिप के साथ थे और ट्रिप भी उस पर शूट कर दी, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ट्रिप नहीं कर रही, तो घूमने भी जा सकते हैं, वो पिक्चर है उस लाइन। तो ये भी एक लॉजिक देखना पड़ेगा कि अपनी स्टोरी पे अड़ना नहीं। तो मैंने अपने को छोड़ दिया कि ठीक है, ज्यादा लोग उस फेवर में तो ट्रिप बनाते हैं, ट्रिप अच्छे से बनाते हैं ना, ट्रिप बनाते हैं। तो फिर जब एंट्री पॉइंट की बारी आई, जब एक तो सब बोलते हैं, सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो एक बार सबको काम डाउन तो करना पड़ता है कि प्लीज काम डाउन, लेट्स स्पीक वन बाय वन। ज्यादा ये भी नहीं बोलना, ये भी एक लिमिट तक ही बोलना होता है। इस बार बोल दिया ठीक। फिर जैसे ही वॉइस लो होती थी थोड़ी सी, जब सब एक डाउट में होते हैं, बहुत कम टाइम मिलता है उस वक्त, उस टाइम अपने आप थोड़ा सा अपनी वॉइस अप करके उस ग्रुप में एंट्री लो और आगे का डायरेक्शन में बोलो। जैसे ट्रिप पे बना रहे तो फिक्स करते हैं कहाँ जा रहे हैं, लेट्स फिक्स ए लोकेशन। ट्रिप पे जा रहे तो खाना पीना भी लेके जाएंगे, पैक करेंगे, बिल्कुल स्पीकर भी रखेंगे, घूमेंगे अच्छे से, ये पॉइंट डालते हैं। तो सब ऐसे ऐसे करके फिर ऑटोमेटिक ज्यादातर लोगों के पास क्या होता है, वहाँ लड़ने के लिए सिर्फ थीम होती है, एक्शन किसी के पास नहीं होते। वो सब थीम करेंगे। अगर आप उस फील्ड में उनको आगे ले जा पा रहे हो ना, एक्शन पे जब बात करवा दोगे तो सब शांत हो जाते हैं। तब बोले उनको एक आगे ले जाओ। अब कैरेक्टर कितने दिखे, सब कह देंगे 4, सबको दिखे 4, ठीक है, उस पर इतनी लड़ाई की बात नहीं है। अब मेजर लड़ाई होती है थीम पे। कोई कह रहा है मैं खेती करवाऊंगा, कोई कह रहा है ट्रिप करवाऊंगा, तो बस एक बार थीम से कन्विंस करा दिया ना, फिर लोग एक दूसरे का पॉइंट रिपीट करते हैं। आप उस पर मत करो, जब थीम से कन्विंस हो गए तब नए एक्शन ऐड करते रहो, स्टोरी और बनती रहेगी ऐसे। Definitely, that's very sound advice and मेरे भी एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा ही रहा है श्याम। So taking that into consideration, तो 60 बंदे अपीयर हुए थे and how many of you got selected finally? स्क्रीनिंग अप्रोक्स 24-25 इतने ही थे। 24 थे। आपके ग्रुप में से कितने बंदे हुए? ये ग्रुप से भी काफी हुए थे, मतलब 5-6 हो गए थे। ठीक है, तो इससे आगे हम चलते हैं, जरा आपके स्क्रीनिंग से नेक्स्ट वाले प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ? स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे, जैसे जनरली साइकोलॉजी होता है आर्मी के एसएसबी में, ये फरवरी में उसी दिन हो जाता है। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग साइकोलॉजी टेस्ट थे, वो कंडक्ट कराए गए। उसके बाद मेरा इंटरव्यू उसी दिन शेड्यूल हो गया था। ये तो 2 चीजें। ब्रीफ एक बार फिर साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। आपका कैसा गया, क्या रहा, आपका माइंडसेट क्या था उसमें जाने से पहले? जैसे मैं बहुत बार साइकोलॉजी दे चुका हूँ, मतलब 6 बार भी पहले स्टोरी लिख चुका हूँ, तो इस बार मैं रिलैक्स था, इतना मेरे को लोड नहीं था, क्योंकि मुझे 4 दिन पहले ही कॉन्फ्रेंस आउट था। तो ज्यादा ज्यादा मेरा क्या कर लोगे तुम, मेरा वो था कॉन्फ्रेंस आउट ही कर दोगे, उसके बाद क्या ही कर लोगे तुम मेरे साथ। तो मुझे कोई स्ट्रेस था नहीं इस बार, मैं अपने मजे से था। मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट लाइट करता हूँ साइकोलॉजी और टास्क में पहले मेरा है, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट हैवी करने से नींद आती है, एक चीज है साइकोलॉजी है, मतलब उस दिन लाइट खाओ बहुत, या तो चाय पी लो या फिर कॉफी पी लो, एक दिन नहीं खाओगे तो कुछ होगा नहीं आपका ऐसा। कुछ एक आध मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, वो खाने के लिए जाते हैं और उसके बाद फिर बाद में आके बोलते हैं सर स्क्रीन आउट हो गए क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं निकला, नींद आई थी टेस्टिंग के टाइम पे। हुआ है मेरे साथ। तो चॉकलेट रखा था एक डार्क, तो ऐसा लगे ना तो एक अमूल की चॉकलेट आती है, वो 2-3 खा लो, वो दिमाग स्थिर रहता है, ठीक है। तो फिर साइकोलॉजी इस बार मैं गया, पहले बैठा, चुप में स्टिल था, स्टोरीज आती रही और मैं इस बार लिखता गया सब पे। ये मेरा इस बार प्लस पॉइंट था कि मैं सब स्टोरीज टाइम पे कंप्लीट कर पाया, क्योंकि मैं पहले से इस बार प्रैक्टिस करके आया था। जो मेरा वीक पॉइंट हर बार रहता था, मेरा कंप्लीशन ऑफ स्टोरीज ऑन टाइम नहीं होता था और वो फ्रेम भी नहीं हो पाती थी स्टोरी उस टाइम में। तो मैं पहले से अपनी स्पीड प्लस अपना फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस पूरा करेक्ट, ये प्रैक्टिस बहुत करके आया था ताकि टाइम पे सब लिख पाऊँ। तो जब मैंने 12 बात पे थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि एक प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए साइक की, कुछ लोग बोलते हैं कि करनी चाहिए। तो कम्प्लीटली अब क्योंकि जाना है वहां पे, तो बी योरसेल्फ वाला काफी चलता है। तो व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट, और प्रैक्टिस करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए? अक्सर जो वो थॉट है ना कि प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, उसमें तो वो बात है कि जिसमें होगा वो हो जाएगा और जिसमें नहीं होगा वो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब अगर आपने सोच लिया कि आपको होना है तो प्रॉब्लम तो वहां आ गई, या तो आप हो ही मत, छोड़ दो, एक बार में नहीं हो तो छोड़ दो ना, वो सिंपल सी बात है। अगर आपको होना है तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो थोड़ी सी बनती है, आपके जो भी वीक पॉइंट है, जैसे मेरे वीक पॉइंट थे, मैं तो मानता हूँ कि प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, ज्यादा एक्सेसिव नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम आपको चाहिए, उस टाइम प्रेशर को आप हैंडल कर पाओ वहाँ पे, क्योंकि उस समय बहुत प्रेशर होता है वहाँ पे दिमाग पे। आपने क्या प्रिपेयर करा था, एक ब्रीफ आइडिया? जैसे मेरे इतने अटेम्प्ट्स हुए, मैंने बहुत स्टोरीज देखी, बट कुछ चीजें थी कि जो
प्रोमिनेंट पिक्चर्स थी, हर बार रिपीट हुई, कुछ थीम्स थी स्पेसिफिकली, अगर मैं पिक्चर्स नहीं कहूंगा, थीम्स थी, उस थीम से पिक्चर आएगी, ये पहले से फिक्स है। जैसे जैसे बताता हूँ, ड्राउनिंग पे पिक्चर आती रहती है, माउंटेन्स पे आती रहती है, फायर की आजकल नहीं आ रही है, और आर्मी पे एक आती रहती है, एक स्काउट एमसीजी वाली रिलेटेड एक आती रहती है, ठीक है, कैनन वाली आती रहती है, डेजर्ट में जा रहा है। तो मतलब जैसे ये स्काउट्स पे हो गई तो 2-3 पिक्चर है वो अलग अलग हो जाएगी, आर्मी पे हो गई तो आर्मी रिलेटेड कुछ आ जाएगी, माउंटेन्स है तो माउंटेन्स बहुत 10-15 पिक्चर हो सकती है, माउंटेन्स पे कुछ भी आ सकती है, एक्सीडेंट तो बहुत वैरायटी ऑफ पिक्चर्स हैं आती रहती है ऐसी। तो कुछ ऐसी पिक्चर जो स्पेसिफिक होती है उनको तो पहले से ही मतलब कर लो, उसमें मैं इतना बुरा नहीं मानता। बाकी जो पिक्चर न्यूट्रल आती है अलग से पिक्चर में आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, उसके लिए पहले से आपको वो होना चाहिए, या तो आपके दिमाग में राइट टाइम पे क्लिक करे आइडिया। आपने एक चीज बोली न्यूट्रल पिक्चर, तो न्यूट्रल पिक्चर क्या होता है सर? न्यूट्रल पिक्चर जैसे मैं बताता हूँ, दो लोग खड़े हैं सिर्फ, एक फीमेल और एक मेल, बैकग्राउंड है घर का। अब इसमें आपको कोई एक्शन दिख नहीं रहा है, आपको बनाना पड़ेगा कि क्या बात कर रहे हैं, आपको पहले तो मोटिव खोजना पड़ेगा, वो बात क्या कर रहे हैं, जो बात आउटकम क्या निकला, उन्होंने किया क्या, ये पूरा है क्या। अब इसमें आपको स्टार्टिंग से एंड तक आपको ही करना है। अब एक्सीडेंट में तो आपको आधा सीन दे दिया है कि एक्सीडेंट हो गया है, आपको तो सिर्फ आगे का करना है कि आगे आप क्या करो, तो एक तरह से एसआरटी है। ठीक है, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट भी लेके आना पड़ता है, अपनी लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कैसे आपने करी? जैसे न्यूट्रल की बात करें तो पहले मैं बहुत अलग टाइप की स्टोरी बनाता था, मतलब कुछ बड़ा तीर मारना है, ऐसा कुछ समझो, बहुत कुछ अलग ही करना है, कुछ भला होना चाहिए हमेशा, ऐसा जैसे ये कंसेप्ट रहता है लोगों में। कुछ सोशल काम हर बार करना जरूरी नहीं होता, आप घर के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज बताता हूँ, एक मिरर में एक बंदा शर्ट के बटन बंद करता है, ये न्यूट्रल पिक्चर है, इस पर हर कोई अलग अलग ओपिनियन है सबके, सब अलग अलग बनाएंगे। मेरी तो ये थी कि मैं डेली का काम कर रहा हूँ वही है। जैसे उस दिन मेरे पास बहुत काम थे, मेरे को याद आया कुछ दिन पहले मॉम को चेकअप भी कराना था, उनके हॉस्पिटल के फाइल्स भी लाने थे, एक दूसरी जगह रिपोर्ट डॉक्टर को चेक भी करानी थी, मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट भी थे, फिर मुझे कॉलेज जाना भी था और पढ़ना भी था, और अगले दिन वापस जाना था। मैंने एक स्टोरी उसी में बना दी कि मैंने उस दिन सुबह से लेके पूरे दिन में बिजी था, मैंने क्या क्या काम किया, और एट द एंड मैंने सब काम करके सो गया और अगले दिन अपने टाइम पर कॉलेज पर गया। तो यही स्टोरी, कुछ इसमें बड़ा वो नहीं था, बस नॉर्मल सी स्टोरी थी, ऐसी स्टोरी थी। तो आपने अपनी लाइफ से कनेक्ट करा उसको ज्यादा, डेली लाइफ से, रूटीन बस डेली लाइफ से ही कनेक्ट किया, डेली लाइफ के जो जो छोटे छोटे इंसिडेंट है वो चुरा नहीं सकता आपसे, आपकी डेली लाइफ आपकी तिजोरी है, कोई और लिख ही नहीं सकता उस पर, वो आप ही कर सकते हो। वो कोई जैसे कहते हैं ना कि सब जनरल लिख रहे हैं कि हम पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है, ये मुझे बहुत एंड में समझ आया कि पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, जो आप हो वो आप ही हो, आपके जैसी स्टोरी कोई और लिख नहीं सकता। अब जैसे आप स्टार्टिंग में लिखते हो सब कॉपी करते हैं दूसरे की। द बेस्ट पर्सन टू बी इज टू बी योरसेल्फ। हाँ, ठीक है, फिर तो ये तो आपका न्यूट्रल वाला हो गया, एंड कुछ स्टोरीज आपने ऐसे बनाई। इसके बाद WAT में आपका क्या अप्रोच था? WAT में अप्रोच मेरा ये था कि सेंटेंस मैंने सिंपल ही रखे, बड़े नहीं लिखे, सबसे पहले बड़े लिखता था मैं, शॉर्ट डाउन किया कुछ छोटा, ठीक है, और नॉर्मल सेंटेंस ही लिखे कुछ, और जैसे कुछ क्वालिटी दिख जाए या कुछ एक अच्छा सेंटेंस लिखे, मतलब इस टाइप के मैंने सेंटेंस स्पेसिफिकली किए। जैसे हैप्पी का भी आप मान लो, हैप्पी है, हैप्पी एक वर्ड है, इसमें नॉर्मल सेंटेंस बन सकता है कि पिकनिक विद फ्रेंड्स गिव हैप्पीनेस, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। जैसे वो आते हैं एक नेगेटिव वर्ड्स स्पेसिफिकली, उनको डील करना थोड़ा वेट में प्रॉब्लम आती है लोगों को, उन पे हमेशा पहले से प्रिपेयर करके चले जाना, मैं तो ये कहूंगा। उसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस कर लो, पॉजिटिव पे तो आप अच्छे बना लोगे, न्यूट्रल पे भी चलो आप थोड़े से पहले ट्राई करोगे तो ठीक ठाक बन जाएंगे, और जो नेगेटिव्स होते हैं ना लोग, उनको पहले से प्रिपेयर करके जाना, थोड़े से काफी प्रैक्टिस कर लेना। एक ब्रॉड आइडिया है जैसे इसकी प्रैक्टिस कैसे करी जा सकती है नेगेटिव वर्ड्स की? जैसे नेगेटिव वर्ड्स आ गया, बहुत वो आ गया, जैसे अलोन है, अलोन ये आलू टाइप के हो गए, जो अकेला बंदा रहता है, तो एक तरह से ये भी थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड नेगेटिव में होता है, नेगेटिव दिखता नहीं है, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, कोई तो लिखेगा अलोन से आप वो लिख सकते हो कि बुक्स गिव्स अ गुड कंपनी अलोन टाइम। ओके, पॉजिटिव साइड पे आप लेके जा रहे हो, हाँ उसको पॉजिटिव साइड में लेके जा रहा हूँ, या उसको न्यूट्रल भी लिख दूँ, जैसे किल हो गया, तो किल से बहुत पॉजिटिव सेंटेंस बन सकते हैं, न्यूट्रल भी बन सकते हैं, जैसे कि किल पे बना सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मेडिटेशन किल्स नेगेटिविटी, इतना ही लिख दिया मैंने, कुछ नेगेटिव पे भी ले सकते हो, जैसे अटैक हो गया, अटैक को आप गेम में ले जा सकते हो, स्पोर्ट्स में हम स्पोर्ट पे सामने वाली पे अटैकिंग मूव करते हैं ना बहुत क्विकली गेम जीतने के लिए, उससे रिलेट कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके आप बांट सकते हो सेंटेंस को, नेगेटिव को 3-4 तरीके से हैंडल कर सकते हो आप।
पॉजिटिव बना के उसको स्पोर्ट्स में इनकलकेट करके उसको किसी और रेफरेंस में यूज करके उसके आगे। That's quite insightful, Sham. And SRT and self description तो मोटा मोटा मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है। जस्ट एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में आपसे आइडिया ले लेते हैं कि उसमें आपने मतलब कैसे प्रिपेयर करा था सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड लाइक यू नो व्हाट यू ट्राई टू रिफ्लेक्ट इन दैट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन मतलब काफी मेरा पहले से फिफ्थ तक काफी सही हो चुका था प्रिपेयर सेल्फ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैं इतने एसएसबी देके आया था और मैंने सबसे पूछा था सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, जो भी थे, और मैंने अपने आप को भी अपने पॉइंट्स भी सब लिखे थे कि मेरे में क्या क्या अच्छी बातें हैं, सब मैं बहुत लिख के आया था। फिर उनको कट डाउन किया सब पॉइंट्स को। जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स का स्पेसिफिकली बताऊं तो मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे को पहले से पता है। वो बोलते रहते हैं रेगुलर, आप सुनते रहते हो वो बातें, ठीक है। अब वो मैंने 5 पॉइंट जो जो अच्छे अच्छे मेरे को लगते थे पेरेंट्स मेरे बारे में कहते हैं, जैसे कहते हैं कि जो टाइम पंचुअल है, तो कंसिस्टेंट रहता है अपने टाइम पे, ठीक है, अपने फैमिली के साथ इधर उधर हेल्प करता है हर काम में, जो भी फैमिली फंक्शन होते हैं ये सब उनमें तू रहता है, तो ये चीजें हो गई। घर में भी हेल्पफुल हूँ, ठीक है, तो भी तो मानते हैं, तो ये मैंने लिखे। वहां बात आती है कुछ पेरेंट्स आपकी क्वालिटी ज्यादातर अपने कहते हैं कि तू ये सुधार वो सुधार, बहुत कहते हैं पेरेंट्स, बहुत कहते हैं। तो मैंने उन चीजों पर वर्क करना स्टार्ट किया। जैसे माई मॉम वाली चीजें, मॉम कहती थी कि आप कुछ अच्छा लिसनर नहीं है, मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखा कर, सुना कर। तो मैंने उस चीज पे काम किया कि मैं पेशेंस रखूं अपने आप में, कि मैं एक अच्छा लिसनर बनूं। मैंने वो क्वालिटी पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने मॉम से पूछा भी था कि मेरी क्या क्वालिटी है जिसमें इंप्रूव करना चाहिए। यही उन्होंने सबसे पहले कही थी कि तू थोड़ा सा सुना कर सबको पहले, एकदम से डोंट पहले तो मैंने उस बात को इम्प्रूव किया अपने आप में, और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, और वो एसएसबी में भी बहुत फायदा आया। जो इम्पल्सिव आदमी है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता एसएसबी में। जब आप सुनोगे ना सबको, जीडी हुआ, जीपी हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुए, पीपीटी हुआ, एसएसबी पूरा ही सुनने पे, तो मैंने वहां से अपनी लिसनिंग पावर इंप्रूव करी। मैं सुनूंगा सबसे पहले। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपने जो वीकनेसेस, एक ये भी बड़ा सवाल रहता है। पहला सवाल तो ये कि कॉपी पेस्ट करना चाहिए सेल्फ डिस्क्रिप्शन या नहीं, रिकमेंडेड कैंडिडेट का उठा के डाल दिया, क्या आपका एडवाइस है उस पर। दूसरी चीज, वीकनेसेस जो है, वीकनेसेस किस लेवल तक लिखनी चाहिए, क्या लिखनी चाहिए। अगर कॉपी पेस्ट की बात आए तो कॉपी पेस्ट तो करो ही मत, मैं तो यही कहूँगा। मतलब मैं भी नहीं किया, और ये तो सभी लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट तो, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है। आप इतना दूर तक नहीं जा सकते, मे भाई थोड़ा बहुत चल जाओगे, बट कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे। स्किल टेक्निक से चेक कर रहे हैं ना, वो आपकी स्टोरीज में भी दिखनी चाहिए। जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आप लिख रहे हो रिस्पॉन्सिबल हूँ, स्टोरीज में अगर आप कहीं हो ही नहीं तो फंस जाओगे। और रही वीकनेसेस की बात, तो वीकनेसेस वो लिखोगी जो इम्प्रूवेबल है। अब मैंने ये कभी नहीं लिखी कि मेरी लिसनिंग पावर कम है, ये मैंने स्टार्टिंग के 1-2 में लिखी थी, बट अब नहीं लिखी थी। मेरी इंप्रूव हो चुकी थी और इंप्रूव कर भी ज्यादा, बट मैंने ये नहीं लिखी कि मैं इम्पल्सिव हूँ, मैं सुनता नहीं किसी को। कोई बड़ी चीजें मैं कर रहा हूँ उन पे काम, पर अपन जब लिखने की बारी आती है ना वर्ड्स में, तो वर्ड्स का यूज बड़ा नाप तोड़ के करना पड़ता है, क्योंकि साइकोलॉजी से आप बात नहीं कर रहे हो, जो आप लिखोगे वो उसी पे जज कर लेगा। डेफिनेटली आई थिंक जैसे आप काम कर रहे हैं, आपने इम्प्रूव भी कर लिया, तो आई डोंट थिंक कि अब इट्स एनी मोर योर वीकनेस। तो मेरा थोड़ा सा इस बार वो था, क्या कहते हैं, स्लीपिंग, ये था टाइम टेबल वाला। इंटरनेट यूज का मेरा बहुत था, मोबाइल यूजेज बहुत था, तो मेरी मॉम बहुत बार कहते थे कि मतलब फोन थोड़ा कम चलाया कर। मैं फोन तक काम की चीजें ही करता था, बट एक सबका रहता है पेरेंट्स का कि क्या दिन भर फोन 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 फोन। तो मैंने उस चीज पर भी उसको फोन को अलग टाइम दिया, अलाउट कर दिया कि फोन इसी टाइम में यूज करूंगा, उसके अलावा नहीं करूंगा। तो ये मेरा था, मैंने उसको भी ओवरकम किया। मैंने वो लिखी थी, और मैंने ओवरकम कैसे किया वो भी लिखा, उस एग्जाम्पल के साथ। कुछ लोग लिखते हैं जैसे कि आई गेट एंग्री वेरी इजीली, डू यू थिंक इट्स वर्थ मेंशनिंग। मतलब ये तो पूरा ही बहुत गलत सेंटेंस हो गया कि आई गेट एंग्री वेरी इजीली। एंगर तो सबको आता है इस तरह से देखें तो, बट जो बहुत ही जल्दी एंग्री हो सकता है वो तो प्रोसेस में फिर क्या ही करेगा। हाँ, तो एंग्री के मोमेंट टू मोमेंट है। एक स्टूडेंट था मेरा जिसको ये वाला इशू था, बट ही हैड टू अ सर्टेन एक्सटेंट ना, उसने बहुत मास्टर कर लिया था कि जब भी उसको गुस्सा आता था तो ही यूज्ड टू अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, एंड बाद में फिर डिस्कस कर लेता था जब भी उसको टाइम मिलता था। बट स्टिल ही यूज्ड टू राइट दिस इन हिज सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो एनीवे, मूविंग ऑन। तो ये तो हमारा साइकोलॉजी समझ गया था। एक ब्रीफ में एक बार इसके बाद क्या हुआ, आपका इंटरव्यू भी हो गया सेम डे। तो इंटरव्यू में क्या क्या रहा, कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, एंड उससे पहले जस्ट घुसने से पहले जैसे वेटिंग रूम में आपको बिठाया जाता है, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था, एंड व्हेन यू एंटर्ड व्हाट हैपेंड।
जैसे इंटरव्यू मेरा लंच के बाद था, तो शायद लंच 2 बजे समथिंग, 2:30 बजे ऐसा कुछ इंटरव्यू था मेरा। तो 1.5 घंटे पहले वेटिंग रूम में वो 1-1.5 घंटे पहले बैठा दिया उन्होंने। एक टेस्ट नंबर आ रहा था, दूसरा जा रहा था, मतलब एक बैठा है, 2 लोग एक साथ रूम में बैठे रहते थे। साइमल्टेनियसली इंटरव्यू दूसरे बोर्ड के भी चल रहे थे, टीजीसी एंट्री के भी साथ साथ। तो हर बार तो इंटरव्यू पहले नर्वसनेस होती थी कि बहुत क्या पूछेगा, क्या पूछ लेगा, कुछ पढ़ लूँ, बुक ये लो ये लो। इस बार सब बंद कर दिया मैंने, कुछ नहीं पढ़ना, सब किताबें जो था मेरे अंदर है पहले से। तब जो थोड़ा सा पहले मैंने देख लिया था सुबह, क्या ही जनरल नॉलेज क्या ही है, 4-5 क्वेश्चन होते हैं, 5-6 क्वेश्चन वो देख लो, बाकी बाकी तो दिमाग में फीड है ऑटोमेटिकली, उसको प्रेशर डालने का मतलब नहीं है। न्यूज पेपर सुबह मैंने पढ़ लिया था, मैं पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा पढ़ लिया, बात खत्म, मैं चुपचाप बैठ गया और मैं सो गया, मतलब नींद ले ली मैंने अच्छी खासी, ठीक ठाक। मेरे को ऐसे नींद आ भी रही थी, मैंने नींद दे दी। मैंने कहा जब इंटरव्यू मेरा वो लड़का जाएगा ना, दूसरा वाला, जब मुझसे पहले वाला, बता देना। थोड़ा सा मैं रिलैक्स था उस वक्त, बैठा था अपने, कुछ दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था इतना कुछ खास उस वक्त, क्योंकि मतलब बहुत नेगेटिव ख्याल ही आ रहे थे, क्योंकि 4 दिन पहले आप कॉन्फ्रेंस आउट हो, वापस 4 दिन बाद इंटरव्यू देने आ जाए, मतलब क्या ही इंप्रूव करोगे। ऐसा ही लग रहा था कि मतलब क्या ही हो जाएगा, मतलब मुझे क्यों ही लेगा ये आदमी, क्या सीधा कहता यही आएगा कि 4 दिन में इम्प्रूव पर्सनैलिटी थोड़ी होती है, पर्सनैलिटी इम्प्रूव टाइम लगता है। और मैं बहुत मेहनत करके गया था इस बार 11 दिन में, और उन्होंने मुझे लिया नहीं। तो मेरा माइंड सेट वही था कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अपन चिल रहते हैं अपने। तो वो गया अंकित, जब मेरा नंबर आने वाला था वो लड़का चला गया, तो उसके अप्रॉक्स मुझे पता था इंटरव्यू चल रहे हैं 40-45 मिनट, 30 मिनट हो गए, तो मैं मुंह धोया अपना, थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव किया, पानी वानी पिया और बैठ गया अपने रेडी होकर। थोड़ी सी गप्पे मार ली दोस्तों से, जहाँ लोग थे, कोई किताबें पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, बस मेरा मन नहीं था उस वक्त पढ़ने का कुछ, मैं गप्पे मार ली, मूड रिलैक्स हो गया, ठीक है। फिर मैं चला गया अंदर, फिर अंदर था, घुसते ही वहाँ पे बैठा चेयर पर, उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि कितने टाइम से वेट करते हो। मैंने बताया कि सर काफी टाइम हो गया, 1.5 आवर समझो वेट कर रहा हूँ। क्या किया 1.5 आवर, मतलब थोड़ी सी नींद ले ली और थोड़ी सी गप्पे मार ली, दोनों काम किए। बोला ठीक है, तो वो गुड था। फिर इंटरव्यू काफी रिलैक्स है कैसे? मैं बहुत चिल था, मेरी वॉइस भी बहुत, हर बार थोड़ा होता है कि बहुत तेज बोलता हूँ मैं, थोड़ा सा बहुत इम्पल्सिव करके बोल देता था, बट मैं इस बार रिलैक्स था, मुझे इतना वो कुछ खाई थी नहीं किसी चीज की, कुछ जल्दी करना, वो तो रिलैक्स थे अपने। और फिर जब वो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो पहले ही क्वेश्चन था कि जैसे मैं जोधपुर से हूँ, तो श्याम यू आर कमिंग फ्रॉम जोधपुर राइट नाउ। तो मैं बोला कि अभी तो जोधपुर से नहीं आया, राइट नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। बोला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्यों, मतलब कि सर आई वाज हैविंग माय वन ऑफ एफएसपी एट देहरादून बिकॉज ऑन 30th of Jan, ठीक है, and I got conference out on 3rd of Feb, and I boarded train to Bangalore from New Delhi on 5th of Feb, and I reached Bangalore on 7th of Feb, and उस दिन 9th Feb। बोला क्या हुआ, फिर सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन था वहाँ कॉन्फ्रेंस आउट कैसे होगा, तो वो काफी चौंक गए इंटरव्यू से, एक्सेप्ट नहीं किया था कि कोई 4 दिन पहले का आदमी आ जाएगा। तो वापस में तो पीछे बनना पलटा, ये चीज देखा तो लिखा होगा 30 तारीख, तो क्या हो गया आपके रीजन, वहाँ कॉन्फ्रेंस आउट कैसे हो गए। मैंने बताया सर देहरादून में मेरे सेट की स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी ऑन टाइम, काफी स्टोरी छूट गई थी, तो फिर था बस पता नहीं क्या हुआ। कभी कभार लक काम नहीं करता, मैं ऐसा मानता हूँ, कुछ परसेंट लक भी मैटर करता है, आप वेल प्रिपेयर हो। तो पता नहीं क्या ही हुआ, इतना मैं स्ट्रेस में था उस वक्त, और मेरा जीपी भी छूट गया था काफी हद तक, इंटरव्यू में भी थोड़ा बहुत सही गया नहीं था जितना मुझे लगा। तो वो प्रॉब्लम थी, मैंने बताई। तो फिर बोला कि अब तक क्यों नहीं हुए, कितना अटेम्प्ट दे दिए। और एक मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, जैसे आपसे मेरी बात हुई थी स्टेशन पे, जब मैं कॉन्फ्रेंस था देहरादून से, मैंने रैंडमली मैसेज कर दिया था कि कहाँ वो आपसे मेरी लंबी बात हुई थी 1 घंटे की, कहेगा कि मेरा एक्सपीरियंस ये था, तब मैं था भी परेशान उस टाइम काफी, जब 2 दिन बाद एसएससी वापस देने जा रहा हूँ, 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो ये चीजें काम करती है, मतलब जब आपको जो चीज मिलनी होती है ना, तो बहुत सक्सेस काम आते हैं। जैसे आपका मैं कहूँ कॉल इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, मैं 19-20 पे था, कुछ पॉइंट्स की ही कमी थी। जैसे आपसे बात हुई तो आपने मुझे कहा था कि वाई आर नॉट गेटिंग रिकमेंडेड, ये क्वेश्चन बहुत सॉलिड है, इसको प्रिपेयर करके ही जाना एट एनी कॉस्ट, और अच्छे से करना है कि वो इंटरव्यू क्या डिमांड कर रहा है इंटरव्यूअर मुझसे, उस क्वेश्चन को कैसे मुझे उसके सामने प्रेजेंट करना, उसका आंसर। ये मैंने आपसे उस दिन बात में यही किया, बोला कि इसी क्वेश्चन को करता हूँ, ये क्वेश्चन तो पैट है, मेरे को पूछेगा, उससे ही एंट्री मारता ही ये क्वेश्चन पूछेगा, बाकी मेरा प्रिपेयर्ड था सब कुछ। मेरी जो भी मैं जिस डायरेक्शन पे चल रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं सही पे चल रहा हूँ अब तो काफी हद तक। बस यही एक प्रॉब्लम आ रही है, या तो
नहीं आ रहा हमको, ये कॉन्फ्रेंस आउट क्यों हो रहा है, खुद को ही नहीं पता इसको, तो इसको क्यों नहीं। और फिर मैं देखा, मैं वो बेंगलोर था तब, आपने वीडियो भी बनाई थी, क्या था वो रिपीटर की मिस्टेक, उसमें कह रहे थे कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ही गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। तो मैं सोचा कि क्या है यार, ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं, मतलब आएगा फॉर्चुनेट। बट अब मैं सोचता हूँ कि वो फॉर्चुनेट ही था, हुआ कम से कम बात हुई, तो उससे मुझे काफी आइडिया लगा उस एक क्वेश्चन का। तब उस वक्त मैंने सोचा कि मतलब ये फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट बोलने की कहाँ जरूरत थी, ये अनफॉर्चुनेट डिस्टेंस है, फॉर्चुनेट कहाँ है डिस्टेंस। मैंने उस वक्त ये सोचा था, चलो छोड़ो। फिर मुझे फील हुआ कि नहीं, वो इंस्टेंस तो फॉर्चुनेट ही था कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ और बात हुई। और ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में, जीटीओ में और कॉन्फ्रेंस में 3 बार पूछा गया, 3 बार सेम आंसर था। तो ये मेरे बहुत हेल्पफुल रहा उस वक्त। तो कुछ चीजें हो जाती है, मतलब आपको पता नहीं होता, बस आपके फेवर में ही काम करती है। आंसर क्या था आपका, मतलब उस पे एक बार जरा नजर मार लेते हैं। आंसर मैंने सोचा था, इस पे काफी ट्रेन में था उस वक्त, तो मैंने 2-3 दिन में यही प्रिपेयर किया कि 2 दिन में क्या स्टेप दूँ। मतलब मैंने पुराने अटेम्प्ट सब निकाले, एक बार आंखों के गो थ्रू किए, दिमाग में प्लस कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरे। तो मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे भी पता थी कि ये साइक वाली थी। मैं लिख सही से नहीं पा रहा था, मतलब आइडिया था दिमाग में, बट उसको एक्सप्रेस करना पेपर पे वो करेक्टली नहीं हो पा रहा था। उस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो थी मेरे, मतलब आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या पॉइंट है साइकोलॉजिकल टेस्ट का। वेग उतरता था, बहुत वेग उतरता था, और मेरे को नरेशन करवा दो तो मैं अच्छा बोल दूंगा, बोलने में वैसी कोई प्रॉब्लम है, वो आइडिया मैं बोल दूंगा, बट उस आइडिया को उतारने में समय प्रॉब्लम आ जाती है और उस टाइम में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने उस टाइम उस चीज पे काम करना स्टार्ट कर दिया था पहले से। ये चीज है मेरी 5th अटेम्प्ट में देहरादून में भी मैंने उस चीज को इम्प्रूव किया था, बट स्टोरी अनफॉर्चुनेटली नहीं लिख पाया था। टाइमर के अंडर बैठ के आपने प्रैक्टिस करा था उसका? हाँ, मैंने टाइम लगा के भी किए थे घर पे, सारे एक साथ पूरा सेट नहीं किया, एक दो स्टोरी, एक स्टोरी बस। एट द एंड तो फिर क्या, मैं सीएपीएफ भी कर रहा था, तो ऐसे राइटिंग वगैरह स्टार्ट कर दिए थे, जिनके कारण मेरी स्पीड अपना ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई थी, अच्छी लिखनी और अच्छे सेंटेंस बनने। मैंने कहा कि ये दोनों करता हूँ, इसका फायदा ऐसे मिल जाएगा। स्टार्ट कर डेली आंसर राइटिंग, ऐसे रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट ये लिखता था, तो इस कारण मेरा काफी अच्छा हुआ था वो। फिर मैंने उनको आंसर यही दिया था कि सर, आफ्टर लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आई गॉट got to a one point, and one thing which was common in my all attempts, that was my ability to express myself in the written and in one-to-one conversation in the front of interviewers was not up to the mark. That's why I was getting conference out in those all attempts. बोला कि पता, फिर अच्छा ये बात है, थोड़ा और डिटेल में बताओ। मैं ये कहा था कि मतलब आई डिडंट गॉट, मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये होता है, मैं उसमें अपने आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, और 1-to-1 कन्वर्सेशन में भी मैं बहुत हेजिटेंट रहता था, नर्वस रहता था बहुत। ठीक है, 20 सेकंड तो वीडियो में बोल दिया, पीपीटी में भी क्या है 1 मिनट का नरेशन है, बोल दिया, बट 1-to-1 में मैं उसको अलग ही दिमाग पर रहता था, मैं कि इसको इम्प्रेस करूँ, क्या करूँ, मतलब बहुत डर रहता था कि क्या हो जाएगा, मतलब तो बहुत वो था। 1-to-1 में मैं इतना फेस नहीं कर पाता था। वो चीजें मैंने इंप्रूव करी थी, 1-to-1 भी, बहुत मॉक इंटरव्यू दिए मैंने, छोटे मैं अपनी हेजिटेशन मिटा दी सारी, कोई डर ना रहे, कुछ भी हो जाए, भले कोई भी आ जाए फेस कर लेंगे उसको। तो ये मेरा को कही बोला। अच्छा, आफ्टर अ पॉइंट जब प्रैक्टिस के बाद ना आपका रादर देन इम्प्रेसिंग देम, गोल ये हो जाता है कि अपनी पर्सनालिटी कन्वे करो। आई थिंक दैट इज वेरी हेल्पफुल। इनिशियली अटेम्प्ट में दिमाग के बैकएंड में चलता था कि ये क्या सोचेगा इसका आंसर, मतलब मैं बोलूँ या ना बोलूँ, वो एक मिली सेकंड का पॉज रहता था, दिमाग इतना कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता था पहले कि मतलब क्या हो जाएगा, पता नहीं आंसर दे दूँ क्या जज कर लेगा, और फिर कुछ थोड़ा सा बोल दे तो ऐसा लगता था कि तो क्या ही हो गया। पर ऐसा कुछ था नहीं, जो सोचना है सोच लिया। तो मेरा जो पॉइंट था, मैं चिल था, जो बोलना है मुझे बोलना है, तो मुझे स्ट्रेस था नहीं। तो ये क्वेश्चन तो स्टार्ट हुई इंटरव्यू, उसके बाद उन्होंने पॉज ले लिया थोड़ा सा, 1-2 मिनट, 1 मिनट का लिया, 1 मिनट कुछ सेकंड का, कुछ पूछा नहीं, सिर्फ मेरा पीएचडी पढ़ा, बोल दिया था कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, पूरा पढ़ा। फिर बहुत धीरे धीरे मुझसे क्वेश्चन पूछे, नॉर्मल, कुछ वैसा बड़े क्वेश्चन नहीं थे जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था कि मुझसे पूछेंगे एज ए रिपीटर, यू आर ए 6 टाइम कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट एंड गोइंग फॉर अगेन इंटरव्यू, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको थोड़ा सा ग्रिल करेगा और आपसे काफी डीप में जाके क्वेश्चन पूछेंगे। पर मुझसे नॉर्मल सीआईक्यू पूछा पहला, अपना एजुकेशन फ्रेंड ये, और मैं हर बार की तरह सीआईक्यू भूल गया। ये मैं आज तक नहीं रट पाया, और मैं रट ही नहीं पाता हूँ सीआईक्यू, पता नहीं क्या है। तो मैंने बोल दिया, सॉरी सर, आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल ऑल द क्वेश्चन, कैन यू रिपीट सम ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आई फॉरगॉट। उन्होंने आराम से 2 क्वेश्चन रिपीट कर दिए, 2 क्वेश्चन भूल गया था, अब उनके आंसर्स दे दी और वो सीआईक्यू
फिर उन्होंने यही पूछा फैमिली से रिलेटेड। मतलब मुझे ऐसा कुछ नया क्वेश्चन लगा नहीं उसमें कि कुछ नया पूछा हो। जो मेरे से पहले क्वेश्चन थे वही थे, ऑल डिटेल मेरा डेली रूटीन, हॉबीज, इंटरेस्ट, ये पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा पीआईक्यू बेस्ड था। सिर्फ 25 to 30 मिनट के बीच में इंटरव्यू खत्म हो गया, इतना ही चला। मतलब आज तक का मेरा सबसे छोटा इंटरव्यू था मेरे इतना अटेम्प्ट। मतलब इतना छोटा इंटरव्यू मैंने अभी तक कभी दिया ही नहीं। अच्छा, इतना छोटा इंटरव्यू। मेरा जितना पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है मुझे, तो शुरू में आई थिंक फर्स्ट वाला जो आंसर है ना, वो इतना इम्पैक्टफुल रहा था कि आपका ये इस तरीके से चला। हाँ, वो आपने कहा था मेरे को एक बार पहले कि पहले फर्स्ट इंप्रेशन से काफी फर्क पड़ता है। जब आप पहला क्वेश्चन आपको पता है कि आपसे क्या पूछेगा और आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो तो फिर तो नुकसान ही है। तो मैं प्रिपेयर करके गया था। आई थिंक वहाँ पर ट्रस्ट एक एस्टैब्लिश हो जाता है ना, जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर और आपके बीच में, तो उसके बाद फिर बीटिंग अराउंड द बुश वाला काम कम होता है। फिर 25 मिनट में खत्म हो गया, तो परेशान हो गए कि मतलब क्या है, उन्होंने जीके का क्वेश्चन पूछा, वो भी ढंग से नहीं बता पाया। और नॉर्मल क्वेश्चन से जीके में मुझे पता है जीके इतना मैटर नहीं करता है, आप थोड़ा बता पाए तो नहीं, पर्सनल क्वेश्चन ज्यादा मैटर करते हैं। इतना तो समझ आ गई थी, अब तक सब कुछ बता दिया। फिर 25 मिनट में खत्म कर दिया, तो उस वक्त मैंने अपनी होप छोड़ दी कि ठीक है, मतलब पैकिंग स्टार्ट कर देते हम, वापस ट्रेन की टिकट की सोच। आई वॉज थिंकिंग डायरेक्टली, मैं यही सोच रहा था, रॉ फॉर्म में कहूँ, मैं झूठ नहीं कहूँगा कुछ भी। ठीक है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कैसा इंटरव्यू गया। और ये भी बात थी कि उन 24 स्क्रीनिंग लड़के थे, उसमें से 6 कॉन्फ्रेंस किसी की नहीं थी। उनके अटेम्प्ट थे 8-8, 9-9, 6 कॉन्फ्रेंस किसी की नहीं थी। स्क्रीन आउट थे कुछ 5-6 बार, कुछ 4-5 बार, और सबसे बड़ा रिपीटर मैं ही था। तो मुझे वो भी फील होने लग गया कि मतलब 1-2 सालों में कहाँ से कहाँ आ गया। 2021 में मैंने पहली एसएसबी दी थी 18 जुलाई को, और आज मतलब 12 फैब, ये 8 फैब को मैं रिपोर्ट किया बेंगलोर में, तो मैं सबसे बड़ा बन गया हूँ मेरे ग्रुप में। वो एनडीए से दे रहे थे लड़के, मैं तो एनडीए दिया भी नहीं, सारी ग्रेजुएट एसएसबी है मेरी। तो वो भी एक था कि अच्छा नहीं लग रहा था उसको, क्या ही कहूँ। फिर मैंने कहा कि ठीक नहीं गया इंटरव्यू, ठीक है, कुछ पूछा नहीं, 25 मिनट में खत्म कर दिया। तो मैं तो सोचा कि क्लोज है गेम, चलो अब बंद करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने कुछ प्रिपेयर वीडियो के लिए कुछ नहीं किया। मैं उस दिन सो गया, मेरा मन लग नहीं रहा था, मैंने बात भी नहीं करी कहीं। तो लगी यार इतना, एक तो देहरादून से वापस आया, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें कि 4 दिन में कुछ तो चेंज होगा। बट इन्होंने वो भी पानी फेर दिया, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो भूल जाओ, क्यों इतना सोचना। और मैं पहला अटेम्प्ट भी मेरा ऐसा था जिसमें मैंने होप नहीं रखी कि मैं रिकमेंड होऊंगा। हर अटेम्प्ट में मैं होप रखता था कि कुछ पॉजिटिव होगा, मतलब होप रख। और मैंने होप बंद कर दी सारी, नहीं होना है। मतलब आई वॉज डैम श्योर कि नहीं होऊंगा, भले ही भगवान आ जाए तो मुझे रिकमेंड नहीं कर सकता। 25 का इंटरव्यू में कौन रिकमेंड होता है, आज तक मैंने तो नहीं देखा। तो यही था बस। That's crazy. So I think मतलब I'm out of words quite frankly, because ये एक ऐसा एहसास है जो कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है when you abandon all hope, and I think personally that might have worked for you, but not for everyone. It doesn't work for everyone, abandoning all hope, because I think उस वजह से आपकी परफॉर्मेंस काफी प्रिसाइज निकली हर चीज में। तो हाँ, मतलब इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने एक चीज फील करी है इस बार। हर बार क्या होता है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आते हो, थोड़ा सा रहता है कि अपने आप को परफॉर्म करना है, वो एक अंदर से किक आती है। उस चक्कर में कुछ लोग अच्छा कर पाते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हमेशा से गलत होता है। कुछ लोग जैसे मेरे जैसे होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। इस बार जो मेरा ट्रू सेल्फ था ना, मेरी जो पर्सनैलिटी थी, विदाउट एनी प्रेशर मैंने हैंडल किया सब कुछ। मुझे स्ट्रेस नहीं रहा किसी बात का, क्योंकि मुझे डर नहीं था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मुझे किसी चीज में कोई स्ट्रेस था ही नहीं। क्या कर लोगे तो, मतलब मैंने सब दैट नेचुरल वे में लिया अपने, विदाउट एनी स्ट्रेस, अपने चिल हो गए। तो मैं अपने आप को शायद अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाया वहाँ। तो ये मेरे फैक्टर काम किया इस बार, मुझे यही लगता है। आई थिंक इन एनी केस मैं अपने स्टूडेंट्स को भी थोड़ा एडवाइस देता हूँ कि जैसे आप एसएसबी में जा रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया है, 4-5 दिन पहले ना बस चिल मारना जरूरी है। आपने जब एक बार सारे टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लिया, तो बस 4-5 दिन पहले आप जाके फ्रेंड से मिलो, फेवरेट एक्टिविटीज करो, पेरेंट्स से मिलो, रिलैक्स करो, सो दैट वहाँ पे नेचुरल थोड़ा परफॉर्मेंस निकल के आए, प्रेशर थोड़ा सा इतना ना रहे, डेफिनेटली। So Sham, from that we move on to finally the GTO part, and उसके बारे में बताइए। जैसे उस रात तो मुझे नींद आई नहीं, तो बहुत अजीब लग रहे थे, फ्लैशबैक किया यार, मतलब सारे टाइम वेस्ट, जिसके लिए नींद चाहिए अच्छी। तो मैं रात को सो नहीं पाया ढंग से, नींद आ नहीं रही थी ऑनेस्टली कहूँ तो। क्या यार, मतलब इतना टाइम वेस्ट हो गया अब इस चीज को। फिर मैंने माइंड बना लिया कि इस चीज को मैं छोड़ रहा हूँ, अब मैं आगे अटेम्प्ट नहीं दूंगा, बहुत हो गया।
ये लास्ट अटेम्प्ट है, बंद करते हैं इस गेम को, कुछ और करते हैं, जो सीपीएफ में कर रहा था इसमें घुस जाएंगे, इस लाइन में नहीं आएंगे। मतलब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, मैंने बहुत सब कुछ करके देख लिया था अब तक। तो मेरे को नींद आ नहीं पाई, तो मैं सुबह कम नींद लेके उठा था। मैंने हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया, मतलब नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट किया, अपने आप को तरोताजा किया और बैठ गया जीडी में। पहला ही जीडी स्टार्ट हुआ था, तो इंस्ट्रक्शन तो क्लियरली सुनने चाहिए, आपके आंख नाक कान सब खुले होने चाहिए। जीटीओ में ये चीज मैं सीख गया था, जो जो बात बोल रहा है एकदम क्लियरली सुनो। उन्होंने जो जीडी के टॉपिक बोले, पहला टॉपिक तो मैं आपको बता देता हूँ क्या था, हिंदी में बताता हूँ, मेरे को क्लियरली पता नहीं सेंटेंस क्या था, काफी टाइम हो गया। वॉर जीतने के लिए मोस्ट इफेक्टिव चीज क्या है इन तीन में से? पहला था कि अलायंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग अलायंस। दूसरा था कि इंटेलिजेंस चाहिए, अच्छी एजेंसी। थर्ड था कि मिलिट्री, था मिलिट्री। ये तीन अलायंस एंड दिस थिंग, ठीक है। एक तो था अलायंस चाहिए कंट्री, दूसरा था कि इंटेलिजेंस चाहिए, अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी और नेटवर्क। तीसरा था कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। उस वक्त क्या, मैं बाई चांस मोसाद पढ़ रहा था बुक, वो इंटेलिजेंस एजेंसी पे है पूरी मोसाद। तो मेरे दिमाग में वही क्लिक किया कि इसी लीड को ले सकते हैं, जो मैंने आपको टॉपिक कहा। उसमें जीडी स्टार्ट हो गया। इस बार थोड़ा ग्रुप मैंने अलग टाइप का देखा, मतलब बहुत ज्यादा ग्रुप वो थे इस मार्केट टाइप, एज ए रिपीटर होके भी लोग सुन नहीं रहे थे एक दूसरे को, बहुत ज्यादा ही मतलब वो थी, क्या कहें, मतलब तो इस मार्केट ही था पूरी भसड़ी थी, इस तरह से रॉ फॉर्म में रहूँ, कोई एक दूसरे को सुनना चाह ही नहीं रहा था पूरे ग्रुप में। एक तो कंटिन्यू बोल ही रहा था, मतलब उसको 4 बार तो मैंने कह दिया कि लेट अदर्स ऑल्सो स्पीक, लेट्स स्पीक वन बाय वन। तो एक पॉइंट खत्म हुआ दूसरा बोल दिया, एक पॉइंट खत्म हुआ दूसरा। अब उसमें मौका ढूंढना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। जैसे एक लड़का बोलने का ट्राई कर रहा था, पहले मैंने एक बार मौका ढूंढा, तो मैं जैसे स्टार्ट किया तो सामने वाले ने भी स्टार्ट कर दिया 3 सेकंड बाद। अब मैं रुकूंगा नहीं, मैंने स्टार्ट पहले किया, मैं अपना पॉइंट पूरा क्लियर लाउड में बोलूंगा, किसी और के कारण मैं अपना पॉइंट खराब नहीं करूंगा। उसने बाद में स्टार्ट किया, उसकी गलती है, उसको सोचना चाहिए था कि ये बंदा बोल रहा है, मैं इंटरप्ट क्यों कर रहा हूँ, वीडियो देख रहा है उसके लिए। मैंने अपना पॉइंट क्लियरली कहा, और लोग भी आपकी तरफ देखने स्टार्ट हो जाते हैं। जब एक आदमी एक्सेसिव बोल रहा है ना, तो लोग भी उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या ही कर रहा है। ऐसे एक दो होते हैं, पहले तो उन पर ट्राई करना कि कंट्रोल करोगी, थोड़ा सा उनको समझाओ, ना समझे तो फिर क्या ही करो। फिर एक और लड़का था जो बोलने का ट्राई कर रहा था, वो भी रिकमेंड हुआ, उसको भी मैंने बोला कि टेस्ट नंबर 18 को चांस दो, 19 था क्या नंबर था, कि लेट हिम आल्सो गिव अ चांस, ये बोलना चाहता है, इसको एक मौका दो। तो उसने बोला, ऐसे करके उसको एक चांस भी मिला। ऐसे करके मैं 3-4 बार ही बोल पाया। ये कुछ समझ ना, ये चीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू शाम, बट ये चीज बहुत कम ऑब्जर्व करी जाती है कि लाइक किसी और को चांस दे रहे हैं, क्योंकि जनरली लोग यही सोचते हैं कि हम पार्टिसिपेट कर लें। तो ऑन दैट व्हाट आर योर थॉट्स? जैसे इसमें ऐसा है कि आप कुछ, पहले मैं कहूंगा कि आप कुछ बोलना, आप भी बोल पा रहे हो तब आप दूसरे को चांस दोगे ना। अब आप सिर्फ खुशी देते फिर रहे हो तो उसका पॉइंट नहीं बनता। आपने 1-2 बार बोल दिया, अब आपको लग रहा है कि कोई बंदा ट्राई कर रहा है काफी, जो उसके पास पॉइंट है कुछ, लोग उसको आने नहीं दे पा रहे हैं, लोग उसको ओवरकम कर रहे हैं बार बार, तो उसको आप एक बार चांस दे सकते हो। तो मैंने दिया, मैंने ये किया, तो चांस दिया और बोल दिया, और कुछ समझ किसी का नहीं आ रहा था। हम 2-3 लोगों का ही समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं पॉइंट, बाकी किसी का कुछ समझ आ ही नहीं रहा था कोई क्या चल रहा है। मतलब इतना वर्स्ट जीडी था, मतलब ऐसा जीडी तो मैंने भी आज तक नहीं देखे इतने अटेम्प्ट में। सेकंड जीडी था, वो भी ऐसा ही हुआ। वो था कि आजकल क्या है, मतलब मोस्ट सुटेबल क्या था मैरिज के लिए, ऐसा कुछ समथिंग था कि ऑनलाइन डेटिंग या लिव इन या अरेंज मैरिज, क्या था। काफी मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से चल रही जीडी टॉपिक भी, राइट? हाँ, तो ये सोशल टॉपिक था, तो मैं लिव इन पे गया, और लिव इन पे ज्यादातर लोग 2-3 ही थे, बाकी सब अरेंज पे रहे, हमारे फोर फादर्स ने करी अरेंज, हम भी अरेंज करेंगे। और ऑनलाइन डेटिंग का तो कुछ है ही नहीं। लिविंग में तो लोग तो मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी वर्स्ट थी ना, मतलब आप देखोगे ना उनके हैंड मूवमेंट के, इतना लोगों में वो हो जाता है ना, कभी कभी आपको ध्यान नहीं रहता। ये चीजें बहुत लोग गलती कर पाते हैं, जिन्हें में आपके हाथ हिल रहे हैं, कैसे आप एक दूसरे को बोल रहे हो, बहुत एक्सेसिव बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करनी थी। नॉर्मल हैंड गेस्चर चलता है, मेरा भी होता है, बट आपके फेस पे स्ट्रेस आ रहा है, वो क्लियरली दिखता है। मेरे ये कहीं नहीं था, सब लोग मुझे बार बार काट रहे हैं। इंटेलिजेंस में भी एक मैं ही था और एक और कोई शायद से था जो इंटेलिजेंस पे था, बाकी किसी का लीड वो थी ही नहीं, पूरा ग्रुप मिलिट्री पे ही था। बट मैं पॉइंट को प्रूव किया एग्जांपल के साथ। मोसाद में कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स थे। देखो, एक छोटी सी कंट्री, उसके बाद इतनी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसने अरब वॉर भी जीता, इतनी कंट्रीज को हराया। ये प्रूफ है, आई हैव सॉलिड प्रूफ। They took a war against 6 neighbors. हाँ, took a war against and won it within 6 day war या 7 day war कुछ कहते हैं उसको। 6 day war समथिंग ऐसा कुछ है।
तो वो पॉइंट्स काम आया और मैंने बहुत आज पूरी पढ़ी भी नहीं थी, स्टार्टिंग में 50-60 पेज ही पढ़े थे, वो भी काम आ गए उसमें। तो वो था। तो जीडी में फिर जीटीओ ने इंटरप्ट किया जीडी खत्म होने के बाद, कि जीटीओ ने एक लाइन कही थी जीटीओ सर ने कि मॉडर्न जमाना है, हमें भी हमारी सोच थोड़ी सी मॉडर्न करनी चाहिए, हमें कभी पुरानी सोच पे स्टिक नहीं रहना चाहिए। वो लिविंग वाले पे ही कह रहे थे, कुछ लोग लिविंग के बहुत ज्यादा ही वो थे अपोजिट, लिविंग बैन कर देना चाहिए ये वो, तो ऐसा। तो जीटीओ ने इंटरप्ट करके कहा, तो देन आई रियलाइज कुछ लोग तो हो गया, अब अपने को कुछ लोगों से ही कम वो है, डिस्कशन चल रहा है कुछ लोगों पे। मैं सही अच्छा गया जी, ठीक था। एक जीडी के बाद एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देते श्याम, अगर जो बंदे मतलब थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गए, तो उनका किस टाइप का पार्टिसिपेशन था और क्या नहीं करना चाहिए जीडी में, उससे रिलेटेड। जीडी में क्या नहीं करना चाहिए, तो किसी को काटना नहीं चाहिए, मतलब मैं ये मानता हूँ जीडी में ग्रुप डिस्कशन है, सबके व्यूज है, तीनों लीड्स है ना, उन तीनों लीड्स में ही है ना वो आस-पास में रिलेटेड होती है, तीनों ही रीजंस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, आप देखो तो ताकि आसपास इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप कॉन्ट्राडिक्ट करो बातों में, एक दूसरे से ठुको। ये मतलब सब लोग यही कर रहे हैं, किसी का और कोई व्यू है तो सही, अब अपने आप को पॉइंट को लॉजिक के साथ प्रूव करो कि नहीं ये थोड़ा सा मोस्ट ज्यादा लाइकली रीजन ये है उस पॉइंट से कंपैरिजन में देखे तो ये। कोई बोलते हैं आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद यू, दिस कैन नॉट बी, यू आर सेइंग रॉन्ग, ऐसे करके मतलब वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। स्ट्रांगली डिसएग्री, आई डिसएग्री कंप्लीटली विद यू, उनका अपना व्यू है, रहने दो, अपना व्यू अलग है, हम अपना व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन हियर, माय पॉइंट इज इंटेलिजेंस एजेंसी आर क्वाइट, ऐसे करके स्टार्ट कर दिया। ओके, तो जो ये बंदे आपके लेवल पे बोल रहे थे, उनका क्या एक मतलब व्हाट वाज देयर बॉडी लैंग्वेज एंड व्हाई डू यू थिंक दे गॉट लाइक दे गॉट साइलेंट। लिविंग पे तो मैं था और एक ही था, लिविंग के जो अरेंज पे थे उनका ये था कि लिव इन वेस्टर्न कंसेप्ट है, हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए, ये घटिया चीज है। उसमें फिर मेरी लिविंग के बाद बच्चों का क्या करोगे, बच्चे पहले हो गए, मतलब ऐसे लॉजिक थे, इलॉजिकल मैं तो क्या ही कहूँ, कुछ काफी मतलब लाइक अननेसेसरी डिटेल्स में चले जा रहे हैं। अननेसेसरी डिटेल्स चीजें, वो जो लिविंग के बाद मैरिज होगी ना, किसने का मैरिज नहीं होगी। सही बात सारी है, डेफिनेटली। तो वो उनका माइंडसेट दिखा रहा है ना कि उनका क्या परसेप्शन है लिविंग के अराउंड नॉट गेटिंग मैरिड। फिर इसके बाद क्या हुआ? जीडी के बाद जीपी था, जीपी में इस बार बहुत वेल मतलब वो था क्या कहता हूँ, मुझे बहुत पता अटेंटिव था, मुझे पिछली बार जीपी छूट गया था देहरादून में, इस बार छोड़ूंगा नहीं, पूरा लिख के आऊंगा, पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा। मुझे भी जीपी याद नहीं है क्लियरली क्या था, बहुत टाइम हो गया तो मैं इतना नहीं बता पाऊंगा, तो जो भी था मैंने क्लियरली उसको ग्रेस्प कर लिया, बहुत टाइम से पहले इस बार उसको पढ़ भी लिया। जीपी की प्रैक्टिस में कहूंगा थोड़ा सा करके जाना, जो भी जाओ एसएसबी से एक बार पहले टाइम फ्रेम में करके जाना, क्योंकि वो कम टाइम देता है बहुत, अब तो 10 मिनट ही देता है लिखने के, 15 मुझे नहीं लगता वो देता है। नहीं 10 मिनट ही वो होता है, 10 मिनट ही 10 मिनट समथिंग इतने मिल जाते हैं, तो उसमें हाथ बहुत स्पीड तेज होनी चाहिए आपकी। और मैं थोड़ा सा जीपी का सॉल्यूशन मॉडिफाई भी किया था, हर बार से थोड़ा अलग लिखा था, मतलब ज्यादा अननेसेसरी टाइम डिस्टेंस नहीं डाले मैंने, उसमें बहुत टाइम खोटी होता है, टू द पॉइंट लिखे सबको मैंने टाइम पे लिख दिया और मैं सबसे पहले मैंने कंप्लीट कर दिया और सबमिट कर दिया। क्योंकि जीपी में तो ये प्रॉब्लम है कि डिस्कशन में चलो बोल नहीं पाए तो सॉल्यूशन तो रिटन फॉर्म में, उससे जजमेंट हो जाएगा ना, वो अच्छा लिखा होगा तभी तो काम बनेगा आगे, वही घटिया लिखा है तो डिस्कशन में तो क्या ही कर लो बोले। ये था, फिर डिस्कशन स्टार्ट हुआ एज यूजुअल, जैसा ग्रुप जीडी में था यहाँ भी बना, यहाँ तो और ज्यादा फिश मार्केट बना। कोई मैंने जैसे मैं ग्रुप के थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन में जाने का कह रहा था, जहाँ से दोनों काम एक साथ हो रहे थे, नहीं तो टीम को दो करके दो अलग जगह जाना पड़ रहा था। मैं कहता कि एक साथ चलो उस जगह पे दोनों काम हो जाएंगे। ऐसे एक्सीडेंट विक्टिम था और एक कुछ रेलवे स्टेशन समथिंग था, वो कोई दूसरे विलेज जा रहे थे, मैंने समझाया भी टाइम दिखा के, स्केल दिखा के, कम टाइम लगेगा, रिसोर्स कम यूज हो रहे हैं, काम हो भी जाएगा। 2 बार बोला बट माने नहीं लोग, हम उधर जाएंगे, ठीक है तो मैं भी चला जाता हूँ। मैंने उनके सॉल्यूशन मतलब किसी का समझ आया नहीं था एट एंड, मतलब पूरा वही था। तो जीटीओ ने जिसको कॉमन नरेशन के लिए नॉमिनेट किया, ज्यादा बोल रहा था, लोग उसको कर देते हैं, नहीं इसी को करते, उसकी बात भले किसी को समझ में आ रही है। वो गया जीटीओ, उसने जैसी पहली लाइन बोली जीटीओ का आई गॉट इट, और उसको बोलने ही नहीं दिया पूरा, मैं समझ गया था। अच्छा ये कैसे, मतलब उसने एक लाइन में ही बोला और क्या हुआ? उसने बोला कि वी वर ग्रुप ऑफ 8 पीपल स्टैंडिंग एट टी पॉइंट, और ऐसे करके एक सॉल्यूशन दिया, वी केम अक्रॉस दिस, मुझे बोला ओके जनरल आई गॉट योर पॉइंट, नाउ वी कैन स्टार्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट। ऐसे करके वो खत्म हो गया। वो बोला क्योंकि जीटीओ की साइड से वो नजर में था नहीं पहले से,
कुछ भी रीजन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था जीटी का। ओके, जीटी का ये था सिनेरियो। फिर उसके बाद यू मस्ट हैव गॉटन टू टीजीटी या फिर जीओआर। मुझे क्लियरली याद नहीं पीजीटी था या जीआर था, मैं पीजीटी बता देता हूँ पहले। पीजीटी इतना मेरा अच्छा नहीं गया था, मतलब मैं ऑनेस्टली कहूंगा हर बार से वीक ही गया था। मुझे स्ट्रक्चर थोड़े से हार्ड भी लगे या पता नहीं, मेरा थोड़ा सा एक मतलब एक अंदर से एनर्जी नहीं होती ना करने की, जब मेरा वो थोड़ा सा कम था इस बार। सात बार पता नहीं कैसे अच्छे कर लिए मैंने, जब अटेंटिव था पीजीटी में मेरे को आइडिया थोड़ा लेट आ रहा था, मुझसे पहले दूसरों को आ रहे थे आइडिया, मुझे भी पता चल गई थी। फर्स्ट में तो बहुत इजी होता है, फर्स्ट तो पाँव रखो हो गया, कोई भी कर देता। सेकंड में थोड़ा सा होता है, थर्ड में थोड़ा फर्स्ट है। तो मैं थर्ड में थोड़ा सा घुसा था, एक दो जगह आइडिया दिया, ज्यादा नहीं दे पाया, बट मैंने टीम को हेल्प पूरा किया। टीम के जो कोई भी ऑब्स्टेकल उठाना हो बीच में हमेशा एज ए कोऑर्डिनेटर रहा, उसको पास करना है, पता तू यहाँ वैसे लगा, तू पीछे आ जा, उसको लोड मुझे दे दे, मुझे सप्लाई कर दे। तो टीम से उनको एक तरह से अरेंजमेंट मैंने उनका कराया पूरा ढंग से। उसमें मैंने कहीं ऐसा खाली नहीं खड़ा रहा, मैं हर बार खाली खड़ा हो जाता था सामने मूर्ति की तरह खड़ा नहीं रहेगा, वहाँ कुछ भी करो, हेल्प करो, भले ही रस्सी पकड़ाओ, रस्सी बांधो, फट्टा बांधो। मैं वहाँ आगे खड़ा रहा, मेरे को आइडिया नहीं आ रहा था, जो आइडिया एग्जीक्यूट कर रहे थे मैं उनकी पूरी हेल्प करी, उनकी बांधने में, ये सब लोड रखवाने में। मैं खाली नहीं रहा, मैं सोचा कि मैं खाली नहीं रहूँगा, कुछ ना कुछ करता रहूंगा, खाली नहीं बैठूंगा। मैंने वो किया। और एक पीजीटी में ऐसा इंस्टेंस भी आया कि जब मुझे आगे जाना था, मेरे पास आइडिया था, तो आई कॉल्ड टेस्ट नंबर 2-3 बार कॉल आउट किया कि रैंडमली, मुझे याद नहीं, टेस्ट नंबर 23, 24 समथिंग कुछ था, प्लीज कम बैक, आई हैव एन आइडिया, कैन यू स्विच प्लेस। जीटीओ ने कहा भी था यू कैन स्विच प्लेस, सो यू आर नॉट कमिंग। आई कॉल्ड आउट 5 times द सेम थिंग, टेस्ट नंबर 24 और एट 10 टू आया। फिर वही था, फिर मैं गया, थोड़ा सा आइडिया लगाया, वो भी इतना ढंग से लगा नहीं था आइडिया, पिछले में किसी मैंने लगा दिया आइडिया दूसरा। पीजीटी मैं नहीं कहूंगा कि मेरा इतना अच्छा था, बट टीम पार्टिसिपेशन मेरा पूरा था, मैंने टीम को हर जगह सपोर्ट किया। जहाँ भी कुछ रखने की बारी हुई, कुछ पकड़ने की बारी हुई, कुछ आगे रखना है, उनको पीछे करना, मैं आगे आता हूँ, मैं कर देता हूँ, कुछ भी लगे मैंने किया। जहाँ आइडिया 1-2 बार जगह लगा, मैंने आइडिया लगाया 1-2 जगह बस, ये था। पीजीटी खत्म हो गया था। फिर जीओआर मैं कहूँ, जीओआर भी अच्छी है। जीओआर मेरे को पहले जीओआर में मैं सोचा था कि आगे जाके टॉप बनोगी, फर्स्ट आना है अपने को। तो जीओआर इज नॉट अबाउट फर्स्ट आना, जीओआर में तो वो चीज है कि टीम गेम है एक तरह से, पूरा ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, और उसमें नियम भी होता है कि आप सबके हाथ में होगा तभी भागेंगे, मतलब एक ऑब्स्टिकल क्रॉस करेगा तभी दूसरे वाले भी साथ से जाएंगे, एक अकेला बंदा आगे नहीं जा सकता। तो मैं इस बार जैसे टेस्ट नंबर वाइज खड़े हुए थे, तो मैं आगे ही खड़ा था टेस्ट नंबर वाइज, सब 17 था, मुझसे ही स्टार्ट था। तो स्टार्ट होती तो सब एक दूसरे से करते रहते हैं ऑब्स्टिकल पार, तो पहला किया, जब 8 वाले में एक फंस गया, मैंने उसको वापस रिपीट करवाया, बोला गलत किया है तू, वापस रिपीट कर, बोला नहीं छोड़ दे, मैंने नहीं कर, तो जीटीओ देख रहा है, रूल ब्रेक नहीं करने होते एट एनी कॉस्ट। मैंने देख लिया तेरे गलत किया, 8 फिगर गलत निकाला था, उसे वापस करवाया, ऐसे हुआ। फिर उस स्नेक को मैंने एट एनी कॉस्ट टच नहीं होने दिया, अगर कहीं टच हुआ है तो मैंने कहा वापस निकालो, 8 में भी शायद एक बार हुआ था ऐसा, वापस निकालो अंदर से, टच हुआ है, मैंने देखा ब्रेक हुआ है, किसी ने देखा ना देखा हो, मैंने रूल पे बहुत फोकस किया कि रूल नहीं ब्रेक होने दूंगा, मैं रूल अगर ब्रेक हुआ है तो वापस करूंगा उसी, ये चीज। और हर जगह हेल्प की, जहां मैं बीच में था टीम को आगे ले जाने की, सब मैंने कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले किया। वॉल पे देख लो, एक तरह से आगे जंप पे देख लो, टीम को पुश करना, ऊपर चढ़ पाए ताकि वो आगे। और चिल्लाने की बात है, वॉर क्राई, उसमें भी थोड़ा सा आपको चालाक रहना पड़ता है, फालतू का गला नहीं फाड़ना इतना कि लेफ्ट थ्रेड ना बोल पाओ। ये मैंने किए थे स्टार्टिंग के टाइम्स में कि लेफ्ट थ्रेड के टाइम गला सूख गया, तो आवाज ही नहीं निकल, फालतू के जयकारे नहीं लगाना, एक नॉर्मल वॉइस में जयकारे लगा दो, और ज्यादा ना देखे तो सिर्फ लिप सिंक मार दो, मैं तो यही कहूंगा कोई, क्योंकि हर टाइम जीटीओ आगे नहीं रहता। दूसरी टास्क करने से ज्यादा वो है इम्पोर्टेंट, लीड करने से, वहां पे लीड करने ये जीओआर का था, जीओआर कंप्लीट हो गई। मैंने तो इस बार ध्यान भी नहीं रखा, फर्स्ट आया सेकंड टाइम, मुझे ये 6 बार देख चुका था मैं नाटक, छोड़ो वो हो रहा, अपना टास्क कंप्लीट हो गया बस। फिर एचजीटी की बारी, फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि एचजीटी में अच्छा करता हूँ, पीजीटी अच्छा नहीं कर पाया, तो यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ग्रुप डिवाइड हुआ, तो वहाँ मैंने एचजीटी में ठीक ठाक परफॉर्म किया, मतलब आधे तक मैं ग्रुप को लेके गया था, आधा तक आइडिया मैंने दी, फिर आधे तक किसी और ने दी, तो ठीक कर दिया परफॉर्म, मुझे लगा ठीक है। एचजीटी भी बहुत क्विकली कंप्लीट हो गया, जीटीओ ने हम पे ध्यान रखा था। फिर क्या हुआ कि एचजीटी कंप्लीट हो गया, फिर उस दिन लेक्चरेट था, सॉरी अगला टास्क लेक्चरेट था। तो लेक्चरेट में इस बार पता नहीं जीटीओ सर क्या थे, मतलब मेरे को आइडिया लग जाता है 3 मिनट का बोलते, क्योंकि इतने अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मेरा ही पहला था। गया लेक्चरेट में, पहले इंट्रो कहने का कहते हैं वो,
तो बता दो आप क्या, तो ध्यान सुन, आप कान खुले रखने चाहिए, वो क्या चीज डिमांड कर रहा है वहाँ। हॉबी पूछी तो हॉबी बोलो, इंटरेस्ट मत बोलो। कुछ लोग गलती करते थे, पूछा कुछ और है, बता कुछ और देते हैं। ये हम लेक्चरेट की बात कर रहे हैं, कमांड टास्क की बात कर रहे हैं? अच्छा कमांड टास्क तो अगले दिन होगा सर। अच्छा ओके। लेक्चरेट से पहले भी इंटरव्यू लिया छोटा सा? नहीं, लेक्चर से पहले कहाँ इंटरव्यू लेता है, जीटीओ 1-to-1 कहाँ बात करता है। हाँ वही तो मैं वो कह रहा हूँ कि वो ग्रुप को बोलते हैं कि आपको अपनी हॉबी बतानी, इंटरेस्ट, लेक्चर से पहले इंट्रो हो, स्टार्ट होता है, अच्छा ऑलराइट वो वाला। तो उसमें कान खुले रखने चाहिए कि उसने क्या पूछा है वही बताना वहाँ। इस तरह से जज होता है, फालतू नहीं बोलने की, उसने हॉबी पूछी नहीं है, हॉबी बता रहे हो आप। वो भी ध्यान। तो पानी वानी पी लेना चाहिए लेक्चर से पहले, थोड़ा गला साफ कर दो, क्योंकि पहले तुम और ट्राई करके आए हो काफी। फिर लेक्चर स्टार्ट हुआ, मेरा पहला ही था टेस्ट नंबर, और मेरे को मिल गया जो मुझे चाहिए था। हर बार अजीब अजीब लेक्चरेट मिलते थे, इस बार पता नहीं अच्छा लेक्चरेट मिला, जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से प्रिपेयर कर रहा हूँ वो आज जाके मिला मेरे को। इंडोनेशिया मेरे को आज तक नहीं आया, इतने अटेम्प्ट में अजीब अजीब आते थे, इस बार पहली बार मिला इंडोनेशिया। बोला यार ये तो बहुत साल पहले प्रिपेयर किया था, अभी तक कुछ मेरे दिमाग में। ठीक है, तो मैं बोलना स्टार्ट किया। पता नहीं मेरी वॉइस शायद इस बार लो थी या क्या थी, पहला मैंने सेंटेंस लो बोला था, तो जीटीओ सर ने कहा कि आपकी वॉइस थोड़ी सी बी क्लियर एंड लाउड। तो फिर मैं समझ गया ठीक है, मेरा मूड थोड़ा सा मतलब थका हुआ था, तो मैं फिर क्लियर और लाउड पूरा लेक्चर बहुत लाउड आवाज में और क्लियरली बोला। 2 मिनट ही बोलने दिया मैंने, लेक्चर को अपने ऑर्गेनाइज वे में बोला था, पूरा डिवाइड कर करके 2 मिनट ही बोलने दिया। मुझे लगा कि यार बीच में बैठा दिया, दैट मीन्स जीटीओ इज नॉट इंटरेस्टेड, 2 मिनट में खत्म कर रहा है। आई थॉट कि मेरे को लगा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मैंने सुने नहीं, मैंने सबका टाइम गिना एक का, चलो टाइम गिनते हैं हम। सबके 2 मिनट 10 सेकंड, 2 मिनट 5 सेकंड, 2 मिनट 15 सेकंड, इतने ही थे। 3 मिनट किसी का था ही नहीं। कैसे लग पूरे ग्रुप का ही इतना इतना ही चला। बोला ठीक है चलो, मेरे साथ अकेले के साथ नहीं हुआ, पूरा ग्रुप बाहर निकलेगा, कोई नहीं, इतना बुरा नहीं। तो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। अभी तक वो होप की जीडी वीडी की वो भी खत्म हो गई अब। तो इंटरव्यू तो अच्छा गया भी नहीं है, जीटीओ भी इंटरेस्टेड नहीं है अपने में, तो क्या ही जवाब दूँ, क्यों यहाँ फालतू टास्क कर रहे हो। तो फिर मैं उसी पल से वापस आ गया रूम पे, खत्म हो गया टास्क उस दिन का। दिन भी यही बातें हुई, रूम में बातें चलती रहती है ऐसी। मैं तो इतना इन्वॉल्व लिया नहीं इस बार, मैं थोड़ा सा अपने नींद में ही स्ट्रेस वो रखा, ज्यादा फोकस नींद देने ज्यादा लोग। तो क्या अगले दिन की बात बताऊं आपको, तो अगले दिन टास्क होते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, कमांड टास्क और एसजीटी। एज यूजुअल इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल है तो थोड़ा पेट भर के मत ठूसना, निकल जाएगा बाहर, भाग नहीं पाओगे अच्छे से डेफिनेटली। तो थोड़ा सा लाइट करना चाहिए ब्रेकफास्ट, ये मेरा सजेशन है सबको। लोग काफी अनशन खा लेते हैं, इतना खाना चाहिए। तो लाइटली करके गया मैं, और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल का टाइम था, मेरा पहला ही था। तो मैंने पहले जब वीडियो दिखाते ना, आप ग्राउंड को देख लो, तो उसमें आपको सिर्फ अपना वे देखना होता है कि किस रास्ते से जाऊंगा जिसमें सब एक साथ आ जाए, तो बिखरे बिखरे से होते हैं। पर ऐसा था कि बीच से स्टार्ट था, बीच में ड्रम था, वो पहले कोई गोल वाला ड्रम, ड्रम से स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे बन रहा था पूरा ग्राउंड, सब बारी बारी। एक थोड़ा सा साइड में था डिच वाला, वो बोला कि इसको साथ में ही कर लूंगा। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में कभी ये नहीं देखना कौन सा हार्ड है कौन सा छोटा है, नहीं, जो सीक्वेंस में आ रहे हैं करते जाओ, हार्ड छोटा कुछ नहीं, सब इजी होते हैं। और मेरे लिए इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कभी वो रहे, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल नो ही करे। इसका भी रीजन है, क्योंकि टाइम कम था, 3 मिनट नहीं थे इस बार, 2 मिनट 20 सेकंड 25 सेकंड ऐसे ही कुछ थे, क्योंकि मैं हर बार 10 कर देता हूँ ऊपर ही। बोला कि नो ही कैसे हुए ये मुझसे इस बार, मैं भी थोड़ा डाउट में था। फिर मैंने वापस टाइम गिना, मेरे पास काम नहीं कुछ, बैठ गया वहाँ इसम के, और उसके बीच में टाइम गिना, इतना ही था, 2 मिनट 25 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड, बस, इससे ज्यादा टाइम था ही नहीं, किसी को नहीं था। तो आई गॉट कि ग्रुप निकलने वाला है, फालतू अब नहीं कुछ बात करनी, बहुत हो गया। कोई नया ऑब्स्टेकल भी था इस बार देखने को? वो सर सब पुराने थे मेरे, कुछ सब वही सेम थे, कुछ नहीं था नया, कुछ नहीं था। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हो गए, अगर डैम श्योर कि सब जा रहे हैं बाहर, अब मजे करो, लोड नहीं लेने का। अब हो गया तो हो गया, उस पर रोने से क्या मतलब। पहले तो अच्छा नहीं लगा 1-2 दिन तो, भी इतने अटेम्प्ट्स का ये सब। फिर मैंने अपने आप का माइंड कर लिया कि ठीक है अब फालतू नहीं सोचेंगे इस पे, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं चिल था, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हुआ, फिर एफजीटी की बारी आई। एफजीटी में भी मैं थोड़ा पार्टिसिपेट किया। ईजीटी में मेरा थोड़ा सा, मैंने इनिशिएटिव्स कम लिए थे, मैंने कुछ अंदर नहीं घुसा था आइडिया देने। कमांड टास्क की बारी आई जब मुझे लास्ट में बुलाया था सबसे, ठीक है, तो मुझे सबऑर्डिनेट भी 2 लोगों ने ही बुलाया था शायद से, ठीक है, 2 ही लोगों ने बस। हाँ, जिस बार 4 लोगों ने बुलाया था तब मैं रिकमेंड नहीं हुआ था, तो मैं समझ गया था ये इतना मैटर नहीं है। 2 बुलाए, 1 बुलाए, 2 ही बुलाए,
देखा जाएगा। क्योंकि मेरा रूम थोड़ा अलग था, मैं 2 लड़के हम एक अलग रूम में थे, बाकी 6 लोग एक अलग रूम में थे, तो शायद इतनी बॉन्डिंग हो नहीं पाई वहाँ मेरी। और फिर मैं नींद में ही था आधे टाइम तो इतना आगे गया भी नहीं बात करने इतना कुछ। तो ये चीज़, और फीवर भी आ रखा था बैंगलोर में मेरे को, पूरे एसएसबी में टेबलेट्स ले लेके मैंने सारे टास्क किए थे। हालत खराब थी, क्योंकि देहरादून से फीवर हो गया था, थोड़ा जुकाम लग गया था वहाँ का। देहरादून से बेंगलोर आते हैं उसमें क्लाइमेट बहुत चेंज है। जनवरी में देहरादून में ठंड पड़ रही थी, मैं स्वेटर लेके गया था, यहाँ स्वेटर सब खोलने पड़े। कमांड टास्क जैसे मैंने आपको बताया, बारी बारी से सबका नंबर आया था, मेरे को 2 लोगों ने ही बुलाया था और मेरे को लास्ट बुलाया था इस बार। तो मैं वेट कर रहा था कि फटाफट ले खत्म कर, मतलब दिमाग क्यों स्ट्रेस करा रहा है, पहले से ही मैं स्ट्रेस हूँ। मेरे माइंड में ये था कि पहले बुलाओ मुझे और खत्म करो, फिर मैं अपना बैठ सकूँ चिल हो गए। नहीं तो होता है कि कमेंट टास्क आएगा, अपना नंबर आएगा, सुनना पड़ता है क्योंकि वो बुलाता है तो आवाज क्लियरली नहीं आती, क्योंकि वो ग्राउंडसमैन बुलाता है ना, इसलिए दिमाग रखना पड़ता है कि किसको बुला रहा है। तो फिर जो सबॉर्डिनेट बुलाते हैं तब भी कान खुले रखो, कहीं अपने को बुला और अपन सोते रह जाए तो और काट देगा। तो मैं अटेंटिव उस चक्कर में रह रहा था, बाकी मेरा कोई वो नहीं था फोकस मेरे लिए अटेंटिव रहना, नहीं कोई सबॉर्डिनेट बुलाएगा तो सुन पाऊँ ढंग से। सर मैं अटेंटिव बैठा रहा लास्ट तक सबसे लास्ट में बुलाया फिर मेरे को, ताकि जीटी से बात हुई तो बोला कि सीधा ही पूछा कि श्याम हाउ वाज ऑल टास्क, बोला इट वेंट ऑल गुड सर। तो बोला अच्छा, एंड दिस इज योर विच अटेम्प्ट, तो मैंने बोला सर 7th अटेम्प्ट। so what happened in all those attempts, why not getting recommended till now? मैंने बताया जो रीजन मैंने इंटरव्यू में बताया था, सेम रीजन। आई गॉट इट। वो थोड़ा फास्ट में थे, पता नहीं खरी चीज को क्या था। फिर पूछा कि चलो रेट डाउन द ग्रुप परफॉर्मेंस, मैं तुमसे पूछता हूँ ग्रुप में अपने आप को रेट करो, वेयर यू विल रेट योरसेल्फ। मैंने पहले बता दिया था कि टास्क कैसे करें, उसमें बताया था सर मेरा पीजीटी इतना अच्छा नहीं हुआ, पीजीटी तो उसके अलावा मेरे सब कुछ अच्छे हुए। पीजीटी मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था पहले कन्वर्सेशन में, मेरे सारे टास्क छोड़ दिए, मेरे को पता था पीजीटी अच्छा नहीं हुआ है। बोला ओके। फिर बोला कि रेट योर परफॉर्मेंस, रैंक बताओ, टॉप 3 रैंक बताओ ग्रुप की। बोला रैंक 1 पे हूँ मैं, रैंक 2 पे मैंने एक को रखा जो रिकमेंड हुआ था मेरे ग्रुप से, और रैंक 3 पे एक को और रखा था। फिर पूछा था लास्ट रैंक भी बताओ ग्रुप की, तो लास्ट रैंक तो भी मैंने एक को रखा। तो जब जैसे ही मैंने टॉप पे रखा तो क्रॉस क्वेश्चन आएगी तुम्हारा तो पीजीटी अच्छा नहीं हुआ, तो तुमने अपने आप को टॉप पे क्यों रखा। बोला सर आई नो मेरा पीजीटी अच्छा नहीं हुआ, बट अपार्ट फ्रॉम पीजीटी माई ऑल टास्क वेंट गुड, मेरे वाकई अच्छे गए थे टास्क इस बार। मुझे बाद में रियलाइज हुआ, उस वक्त मैं उस फ्लो में नहीं था रियलाइज करने के। उसके बाद मैंने सब टास्क अच्छे किए हैं, और बाकी पीजीटी में भी सर आई वाज एबल टू हेल्प माय टीम एट एवरी सिंगल मोमेंट, आई थिंक दैट्स व्हाई। बोला ओके नो प्रॉब्लम। फिर सेकंड रेट किया, फिर जब लास्ट रेट किया तो बोला कि तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं है लास्ट वाले से, इसलिए तुम, क्योंकि लास्ट उसी को किया था जिसको मैंने कॉल आउट किया था 4-5 बार, पीछे आ। रीजन पे तो बोला नो सर देयर इज नो पर्सनल रीजन, इट्स टोटली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। पहले तो मैंने सीधा कह दिया सर मैं बोला ना रेट करने के, बोला सर मैं रेट नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव नॉट सीन दोज पीपल इन ऑल अदर टास्क, आई ओनली सीन देम इन सम ऑफ द टास्क, so my judgment will be not true। बोला I got it, rate only on the basis of performance which you have seen, उस पे ही रेट है। तो मैंने फिर रेटिंग दी, टॉप पे मैं हूँ, सेकंड पे दूसरा है, थर्ड पे एक ये है और लास्ट पे वो है। मैंने कह दिया लास्ट में भी कोई पर्सनल रीजन नहीं, बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मैं उसको लास्ट रखूंगा। जाओ क्या स्टार्ट कराया फिर तो कमेंट टास्क बुलाओ। मैंने उनको बुलाया जिनको किसी ने बुलाया नहीं था, लास्ट 3 लोग बच गए जिनको किसी ने नहीं बुलाया। मेरे पास चांस है 2 को ही बुला सकता हूँ, एक ऑटोमेटिकली कोई कटना ही था तो मैंने 2 को बुला दिया। तो फिर बुला दिया उनको, और जब तक वो आए तब तक आप उस टाइम को यूज करो। सबसे पहले हेल्पिंग मटेरियल्स देखने की, जो मैंने पहले गलती करी थी, एक बार मैंने हेल्पिंग मटेरियल नहीं देखे। एक अलग टाइप का हेल्पिंग मटेरियल होते हैं हर ऑब्स्टेकल के लिए, आपको पता होगा, किसी में छोटा दे दिया, एक बड़ा प्लैंक हो गए, किसी में बल्ली। हेल्पिंग मटेरियल को ऑब्जर्व कर लो कि मेरे पास कितनी चीजें, लोड भी ऑब्जर्व करो, लोग लोड भूल जाते हैं, उनको ऑब्जर्व किया कि मेरे पास लोड नहीं था इस बार, हेल्पिंग मटेरियल सारे देख लिए, ये है ठीक है बात खत्म। पीजीटी जैसा था, 3 तरह से जा सकते हो आप, वैसा ऑब्स्टेकल। हाँ सर वो रहते हैं, ट्रैकर होता है कभी कभार। मेरे पास था एक इतना सा छोटा सा प्लैंक था और एक बड़ा प्लैंक था, 2 प्लैंक थे और एक रोप थी, बस 3 ही थे। तो मैंने उनको बुलाया, उनको ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, उनको बताया ब्रीफ किया ये टास्क के रूल सेम है जो सर ने बताए अपने को, टेंशन फ्री हो गया। हर बार घाई में बोलते ना कि 15 मिनट है आपके, उनको 1 मिनट आराम से ग्रीट किया मैंने, ये बात है आपको ये टास्क करना है एज ए टीम, वी विल वर्क इन दिस पर्टिकुलर टास्क, एंड ये करके मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने उनको बोला टेस्ट नंबर 25 बड़ा टेक द बिगर प्लैंक, एक स्पेसिफिकली मेंशन करके उनको बोला, ऐसे नहीं यू टेक द बिगर प्लैंक, को
कौन टेक करेगा? उसको चेक नंबर दिए तो उसके नाम से उसको बुलाओ, ताकि क्लैरिटी रहे आपके ऑर्डर्स में। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है वहाँ पे, कौन रोप उठा रहा है, कौन पट्टा ले रहा है। क्लियरली बोलो टेस्ट नंबर 23 यू टेक द स्मॉलर प्लेन, और अपने रोप। फिर मैंने घुसा नहीं, मैं डायरेक्ट, मैं हर बार घुसता था। इस बार मैंने ऑब्जर्व किया पूरा। मैंने पहले भी ऑब्जर्व कर लिया था, थोड़ा सा और करना था कि मैं किस रास्ते से जाऊँ, तीनों में से सबसे इजी कौन सा है, मैं उसमें से घुसूंगा एंड तक। ऐसा नहीं कि बीच में जाके स्टक हो जाऊँ, मैं एंड तक का रूट बना लिया माइंड में, मैं एंड तक निकलूंगा इससे। शायद बीच वाला था या राइट वाला था, कोई सा था। मैं उसमें जैसे ही लगाया मेरे को पता चल गया ये 20 सेकंड और लिए, वो खड़े रहे। मैं बोला वेट टिल एनी फर्दर ऑर्डर, वो खड़े रहे। फिर मैं गया, पहले पे लगाया और वो बंद गया। आगे जाने वाला था तो जीपी सर ने हटवा दिया वहां से, बोला साइड से कर, दूसरे वाले से। मैं दूसरे वाले से कर दिया, उसके बोला इधर भेज दिया तुम्हें, बगल वाले भेजा, इससे कर। मैं बोला इससे कर दिया। फिर बोले बीच में आ जा, यहाँ से कर। उन इस बीच में क्या हुआ कि एक जगह मैं अटक गया। वो बार बार गिल्ली कर रहे थे कि रस्सी हटा दी, एक जगह रस्सी हटा दी बिना रस्सी के कर, रस्सी बिना रस्सी के भी कर दिया मैंने, बट वो थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा था उसको। तो मेरे सबऑर्डिनेट क्या खुसर खुसर कर रहे थे। एक बार कहना भूल गया उनको, हर बार मैं कहता हूँ कुछ कहना मत कुछ। वो बोले कि ऐसे ऐसे कर। मैं बोला प्लीज, मैंने प्लीज जोर से कह दिया। वीडियो को सुनाई दे गया, बात खत्म। वो चुप हो गए थे, फिर उन्होंने चूं भी नहीं किया। मेरा टास्क है, मैं करूंगा, तुम्हें कहने को मैंने कहा नहीं, सीधी बात है। तो मैं जोर से, वो मान ही नहीं रहे थे, मैं कैसे कहूँ। फिर मैंने कहा प्लीज प्लीज, मैंने जोर से बोलना, शांत हो गए थे। मैंने मेरा टास्क कर दिया, जहां जहां से मुझसे करवाया पूरा घूम के करवाया, हर जगह हर ऑब्स्टिकल करवाया मुझसे। इधर से कर, उधर से भी कर, मैंने सारे कर दिए। लेकिन तुम्हें आइडिया दे दिए सब। They must not have been paying attention these days, ना? Must have been टास्क को जो बंदा ध्यान से देख रहा है तो वो खुसुर करने में थोड़ी तो लगेगा। आप एक तरह से रोबोट हो उसको। उसने कहा कि प्लैंक सिर पे रखो तो सिर पे रख दो, जो कमांडर कह रहा है वो कर लो, बस बात खत्म। खुद का दिमाग उस वक्त नहीं लगाना चाहिए। फिर तो यही बात थी। मैं तो उसका टेस्ट नंबर लेने वाला भी था, मैं 22 करके बोलूंगी प्लीज डोंट स्पीक। बोला कि चलो नहीं कहते यार, बहुत बुरा हो जाएगा अभी तेरे साथ, बुरा होगा तो निकल जाएगा। तो मैंने प्लीज ही कहा। प्लीज में पता नहीं जीडियो ने शायद दोनों को ही ले लिया होगा, तो दोनों ही नहीं हुए थे। तो फिर ये हो गया, कमांड पास कंप्लीट हो गया। फिर एफजीटी हुआ। एफजीटी आपको पता है लास्ट टास्क होता है, उतना ज्यादा कुछ लिखा नहीं जीटी सर ने, कर दिया। एफजीटी में मैंने एक स्टार्टिंग में एक दो आइडिया दे, फिर ग्रुप में मिलकर टास्क पूरा कर दिया, कंप्लीट हो गया जीटीओ डेल। और हम तो श्योर थे कि मैं हो नहीं रहा हूँ, कोई और हो तो हो जाओ, मैं तो नहीं हो रहा हूँ। देख लो, मैं तो नहीं हो रहा हूँ, तुम अपना अपना देख लो, होना है तो हो जाओ। मैं रूम पे आ गया और अपने चिल से कॉन्फ्रेंस से पहले भी क्या हो गया, मतलब इस बार मुझे स्ट्रेस नहीं था। हर बार स्ट्रेस रहता है कि कुछ नेट पे जाके देख लूँ क्या पूछ रहा था इंटरव्यू में, मैं ये वो कर लूँ वो कर लूँ। मैं तो घर पे बात किया, वो पीछे मैंने कहा था कि मैं नहीं हो रहा हूँ, टिकट विकेट का कुछ देख लेना, अर्जेंट तत्काल में मिलेगी नहीं, वापस उसका कुछ अरेंजमेंट करवाना आप। तो इतना ही था, टिकट का भी चलो। फिर वो बात हो गई घर पे, और मैं सीबीसी वाले रेकमेंड हुए थे उस दिन, तो एक रिपीटर भी रेकमेंड हुआ था, 17-18 अटेम्प्ट थे उसके, तो अच्छा लगा उससे बात करेगी। चलो 18 अटेम्प्ट, बस मैं श्योर था कि मैं नहीं हो रहा हूँ, तो हो गया चलते ही इसकी बात। ठीक, फिर मैं अपने बैठ गया चुपचाप, कुछ ज़्यादा खास था नहीं। वो डे भी और हो गया, गेम वेम थोड़ा बहुत खेला, टाइम पास किया, खत्म। फिर अगले दिन जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो फिर मैं अपने सबने बैग वैग रखे, सब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, सबकी पर्सनल वाइज मैं प्रिपेयर होकर बैठा था। और इस बार कुछ सोच भी नहीं रहा था मैं, और सबके लाइन वाइज बहुत फटाफट चल रही थी कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस से पहले वो एक होता है सबको ज्ञान देने वाला, एक वो कहते हैं ना 20 मिनट का सेशन, कि यू कैन बी ए गुड बिजनेसमैन, यू कैन बी ए गुड साइंटिस्ट, आई विल बी मोर हैप्पी टू सी यू इन यूनिफॉर्म, ये सब। मैं तो ठीक है, आप दिमाग बंद करके बस सो रहा था, वाला छोड़ो जो भी है। अब तो हो गया, फिर कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, फटाफट चली कॉन्फ्रेंस, बहुत फटाफट चली। फिर मेरे से तुरंत बुला लिया तुम्हें? मेरा 17 नंबर था ना, मैं कह रहा हूँ बाकी लोगों की भी फटाफट चल रही थी, 1 से लगा के, टेस्ट नंबर 1 से लगा के 16 तक ठीक ठाक चल रही थी स्कूल में। फिर मेरे से आगे वाला गया तो मुझे कुछ स्ट्रेस था नहीं, मैं अपने गाने गा रहा था वहाँ बैठ के मन में। चलो क्या ही है, मतलब इस बार भी बाहर ऐसे ही पुराना गाना था, वो था ना एक किशोर कुमार का, हमें तुमसे प्यार कितना। तो चलो ठीक है, कुछ गाते रहते हैं, क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। मुझे कुछ वो नहीं था इस बार, स्ट्रेस अपने बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि घंटी बजेगी तो घुस जाऊंगा अंदर। हर बार बहुत हार्ट बीट तेज होती थी कि क्या पूछ रही है, और रास्ते से अंदर जाके वैसे सब बैठे रहे वो ये वो। इस बार ऐसा कुछ था नहीं। तो मेरे से पहले वाला गया, वो निकल गया बाहर, तो मैं रेडी हो गई, चलो नंबर आने वाला है अब। अपना ज्यादा वेटिंग होता नहीं था मेरा कभी इतना, वेल प्रिपेयर।
तो 10 मिनट हो गए उन्होंने बुलाया नहीं। मतलब क्या नाश्ता पानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं उससे पूछा हूँ, आज जेसीओ सर एक घूम रहे थे, टी ब्रेक तो नहीं चल रहा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप पर डिस्कशन हो सकता है। मेरे पे क्या डिस्कस करेंगे वो? 4 दिन पहले वाले तो क्या ही डिस्कस कर लेंगे, 4 दिन पहले कौन सा था वो श्योर होंगे, अगले चांस में ले लेंगे, अच्छा करेगा तो इसमें नहीं लेंगे। अगर जिनकी कुछ नाश्ता पानी कर रहे होंगे वो रहने दो, चलो पॉजिटिव मत सोच। मतलब अपने आप पॉजिटिव सोचवा नहीं रहा था मैं। 15 14 15 मिनट इतने हो गए, वे बैल बजी, बोला चलो ठीक है अब खा लिया होगा, पेट भर गया होगा, तो बुलाया मेरे को, तो घुस जाते हैं अंदर। तो मैं अंदर गया अपने फुल चौड़ में, कोई लोग था नहीं। प्रेसिडेंट सर थे, उनको मैंने गुड मॉर्निंग विश किया बोल के, उन्होंने मेरे को सीट ऑफर करी, मैं बैठ गया। और मुझसे उन्होंने बात नहीं करी, प्रेसिडेंट सर ने अलग से एडिशनल आई थे, उन्होंने बात करी थी। तो उन्होंने ऐसे ही गुड मॉर्निंग कहा, कैसा रहा, और ये मतलब कौन सा प्रोसेस कैसा गया, अच्छा गया। फिर मुझसे पूछ लिया सीधा ही क्वेश्चन कि दिस इज योर विच अटेम्प्ट? मैंने बोल दिया 7th अटेम्प्ट। एंड इन हाउ मेनी टाइम्स यू रीच टू द कॉन्फ्रेंस? बोला सर इन ऑल अटेम्प्ट आई रीच टू द कॉन्फ्रेंस। थोड़ा वो रुके, फिर वही क्वेश्चन, टिल नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाई आर नॉट गेटिंग रिकमेंडेड? बोला रीजन जो मैंने इंटरव्यू में बताया था, जीटीयू में बताया था, सेम रीजन। फिर बोला कि टेल मी 5 वे, पहले बोला कि हाउ यू इम्प्रूव ऑन दोज। जैसे ही बताना चालू किया एक दो, बोला टेल मी 5 रीजन, 5 जिन रीजन से तुमने इम्प्रूव किया, 5 वो बताओ सीधे। सर मैंने बुक्स पढ़ने स्टार्ट करी, मेरा रिटर्न का खराब था, मैंने ऐसे राइटिंग स्टार्ट करी, आर्गुमेंट राइटिंग स्टार्ट करी, मैंने न्यूज पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने अपने आप से मैंने इन सब में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया बोलने के लिए, ठीक है। और मैंने जितने भी इंग्लिश न्यूज हो सकती है, सारे करंट अफेयर के चैनल सब इंग्लिश में स्टार्ट किए, तो मेरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिटर्न और ओरल सब कुछ इंप्रूव हो गया। रिटर्न के लिए मैंने स्पीड भी ऐसे के साथ टाइम में लिखता था, मैंने 5 बताए पूरे पॉइंट आउट पे। बोला ठीक है। तब मुझे फील हुआ, तब मैंने थोड़ी सांस ली कि कुछ अलग जा रहा है इस बार से, हम हर बार की तरह नॉर्मल कॉन्फ्रेंस नहीं है ये, तो फालतू ये नहीं पूछते। नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा पॉज दे दिया। उन्होंने फिर मुझसे एसआरटी पूछी थी एक, कि 2 एसआरटी पूछी थी कि तुम रूम में हो, तुम रिकमेंड हो गए, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली यू गॉट रिकमेंड। मतलब क्यों हाइपोथेटिकली कर रहे हो, आज तक तो हुआ नहीं। अंदर से तो ये आवाज थी कि किसी मेडिकल चल रहे हैं तो रूम में आग लग गई स्विच बोर्ड से। तो मैं इम्पल्सिवली आंसर देने वाला था, बट मैं उसको रुक गया 2 सेकंड, बोला नहीं यार कुछ अलग है, थोड़ा सोच लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, इतना एंड में आके कुछ गड़बड़ नहीं करने का। सवाल क्या था, एक बार रिपीट करना श्याम, सॉरी। मैं आई जस्ट गॉट इनडल्ज्ड इन दैट एटमॉस्फेयर ना, कॉन्फ्रेंस वाला, तो थोड़ा मिस हो गया। दोबारा उसने क्या पूछा? उन्होंने कहा कि लेट्स सपोज श्याम यू गॉट रिकमेंडेड दिस टाइम एंड यू आर, तुम्हारे मेडिकल चल रहे हैं, तुम जिस उसमें रुके हुए हो ना रूम में, उसमें तुम्हारा 3rd फ्लोर पे था, हमारा शायद रूम 2nd फ्लोर पे था, उसमें ना आग लग गई रूम में, स्विच बोर्ड से सॉरी आग निकल रही, व्हाट यू विल डू? ये था उनका। तो बोला ठीक है। तो मैंने कहा कि एक्सटिंग्विश कर दूंगा फायर एक्सटिंग्विशर के पास से। और उसमें मेरे से एक गलती भी हुई थी, मुझे बात में पता चली। फायर एक्सटिंग्विशर भी 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिक पे यूज नहीं करने वाले होते हैं और एक इलेक्ट्रिक कर सकते हो। उन्होंने पूछा कि कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, पता है? अगर आई एम नॉट वेल अवेयर रिगार्डिंग दैट। एक फायर, उनका फॉर्मूला पूछ लिया, फिर केमिकल फॉर्मूला फायर एक्सटिंग्विशर का वो बताया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, पता था फायर एक्सटिंग्विशर का नहीं उसमें कंटेंट क्या क्या होता है। एक सल्फर का गुस्सा, भूल गया हूँ मैं वापस, मैं उस दिन पढ़ के ही गया था, वो पता नहीं एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ था। कुछ कंटेंट होता है वो मेरे को याद था। CO2 तो है ही, चलो एक H2SO4 होता है, क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, मुझे क्लियर अभी भी याद नहीं। रिएक्शन के थ्रू निकलता है मेरे ख्याल से। हाँ कुछ था उस वक्त, मुझे याद था, पता नहीं अब क्यों नहीं है, तो मैंने बता दिया वो, ठीक है। उसमें क्या कंटेंट्स होते हैं ये पूछा था। फिर पूछा कि चलो आग बुझा दी, आग बुझी नहीं, आग फैल गई और तुम्हारे 2 मेडिकल के बंदे भी साथ में हैं, वो 2 बेड पे हैं और अनकॉन्शियस हो गए, ठीक है। पहले तो बोला सॉरी बेड पे ही है, तुम क्या करोगे? बोला कि उनको उठाऊंगा, वो सो रहे हैं। मैंने कहा था वो सो रहे हैं, मैंने उठा के उनको बाहर निकालूंगा सबसे पहले, फिर हम साथ मिलके फायर पे कंट्रोल करेंगे। बोले नहीं, इतने में फायर और बढ़ गई, बट आधे रूम तक आ गई और वो दोनों अनकॉन्शियस हो गए, उठ ही नहीं रहे। बोला अच्छा, खींच के लाऊंगा पूरा। बोला कि अब पूरे रूम में फायर लग गई है, ठीक है, मतलब एंड तक लगने वाली है, उन रूम 2 बंदों तक पहुंचने वाली है। बोला कि सर जो कर्टेन्स हैं और जो लकड़ी के बेड है ना, जिनसे फायर फैल रही है आगे, उनको हटा दूंगा मैं, ताकि फायर आगे ना फैले और मुझे कुछ टाइम पीरियड मिले जिनसे मैं उनको इवैक्यूएट कर पाऊँ, उनको ड्रैग करके बाहर निकाल दूंगा। फिर हेल्प ऑफ जो स्टाफ है उनके हेल्प से मैंने फायर एक्सटिंग्विश कर दूंगा। मेरी पहली प्रायोरिटी वो 2 बंदे हैं, वो ये ट्राई कर रहे थे कि मैं उनको लीव कर दूं। मुझे ये इंस्टेंट मिल गया, ये अपने बंदों को छोड़ता है या नहीं छोड़ता, पता नहीं, ये उनको कहाँ से पता चला। शायद से मैंने एसआरटी कम करी थी 39 समथिंग ही, तो कोई एसआरटी ऐसी छूट गई हो या कहीं भी उनको दिखाओ कुछ, उनको एट एनी कॉस्ट में बचाऊंगा। फायर एक्सटिंग्विश करना फिर मेरी 2nd प्रायोरिटी है, अलाउंड 2 लोगों की जान है।
फिर कितनी फायर लग जाए, फिर फायर एक्सेसिव लग गई, फिर मैं बोला सर कंबल है, कंबल ओढ़ के अंदर घुस जाऊंगा, बाहर बेड है, उनको बाहर खींच के ले आऊंगा, फायर एक्सेसिव लग गई, पूरे रूम में लग जाए तो उसमें क्या है, वो सेटिस्फाई हो गए, बोले ठीक है चलो। बोला ओके। फिर उन्होंने एक और फ्लोर पे उन्होंने 2 ही बंदे दिए थे बस। मतलब पूरा फ्लोरिंग जो मेरा रूम था ना, उसमें 2 थे, वो अनकॉन्शियस हो गए, अनकॉन्शियस है, वो जागे हुए नहीं है। और दूसरे फ्लोर उन्होंने बोला कि दूसरे रूम्स में भी स्प्रेड हो रही है आग, दूसरे रूम्स में भी स्प्रेड हो रही है या आपके रूम में ही है बस? मेरे रूम में ही थी बस अभी तक, दूसरे रूम में गई नहीं थी, मेरा रूम पूरा लग गया आग में, ये कह दिया अब क्या करोगे। और वो बंदे अभी भी अंदर है, हालांकि कंबल ले लूंगा ना 10, 15, 20 की सीटिंग 10-15 लोग, मतलब साइड वाले रूम से कंबल ले लूंगा, पूरी ओढ़ लूंगा अपने चारों ओर लपेट के, अंदर घुस जाऊंगा, फिर उनको खींच के ले आऊंगा ताकि मैं ना चलूँ और फिर वो भी बच जाए। ठीक है, फिर वो सेटिस्फाई हो गए। फिर उन्होंने मेरे से एक और एसआरटी पूछी थी, नेक्स्ट लेट सपोज यू गॉट रिकमेंडेड, और वह पहले रिकमेंड कर दिया था हाइपोथेटिकली, तो मेडिकली टीआर मिल गया, और मेडिकली मिला भी सही मेरे को एट द एंड, तो बड़ा दुख वाली जर्नी हो, तो चलो ठीक है, मेडिकली टीआर मिली। और तुम्हारे पास में कोई एमएच है? मैं बोला सर जोधपुर में एमएच है। बोला ओके, मैं एमएच को रिपोर्ट करना है स्पेसिफिक डेट को, कैसे जाओगे? बोला सर बाइक से। बोला अच्छा, कर्फ्यू लग गया, फिर कर्फ्यू लग गया, कोई नहीं, मेरे पास सर डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पापा भी पुलिस में है, मैं वेरीफाई करा लूंगा अपने डॉक्यूमेंट और पास बना लूंगा और मुझे पुलिस नहीं रोकेगी, मैं चला जाऊंगा। बोला ठीक है, तुम गए और पुलिस ने तुम्हें रोक लिया, मतलब सर पुलिस को कन्विंस करना मेरा काम, आई विल हैंडल देम, मैं उनको किसी भी कंडीशन में कन्विंस कर दूंगा, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, कन्विंस नहीं है, मेरी फैमिली भी पुलिस में है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोला चलो ठीक है, पुलिस मानी नहीं, तुमने सब कुछ कर लिया। बोला ठीक है, फिर मैं बोला कि सर एमएच से उनकी बात करवा दूंगा फोन पे, भाई लेजिटिमेट बंदा, इसको आने दो, अब भी नहीं मानी कैसी तोड़ के। तो बोला एमएच से फोन कराओगे, तो कॉल लग नहीं रही, कनेक्शन नहीं है। फिर बोला जी पुलिस के पास वायरलेस तो है, उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सबकी सेट होती है, उससे कनेक्ट करवाऊंगा, कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, फिर मैं उनसे कॉन्टेक्ट करा लूंगा। बोला ठीक है चलो। बोला कि एमएच के पास बसें जल गई बहुत सारी, और पूरा भयंकर हो गया, मर गए लोग। फिर जब मर गए तो मेरे को तो जाना है, पुलिस की गाड़ी में एस्कॉर्ट होकर चला जाऊंगा वहां, अगर बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं, मेरे को जाने के टाइम वो रोड ब्लॉक है, पुलिस के साथ एस्कॉर्ट होकर वहाँ एमएच चला जाऊंगा, मेरे को आज के दिन रिपोर्ट करना है एट एनी कॉस्ट। और बोला भी था कि अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तुम्हारा मेडिकल कैंडिडेचर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा रिकमेंड होना बर्बाद। मैंने कहा तो बोला तो वहाँ मेरे को बोला था कि नहीं तो तुम्हारा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। मैं बोला कि सर बस जलो या कुछ भी जलो, मुझे तो एमएच में जाना है, मैं एमएच में चला जाऊंगा वैसे पुलिस के एस्कॉर्ट होके। बोला ठीक है चले जाना। खत्म हो गई वो एसआरटी भी वहीं पे। फिर ये हो गए, फिर उन्होंने पूछा था कि हाँ तुम्हारे कितने अटेम्प्ट बचे हैं अब तक, और कितने बचे ये बताओ। तो मैं अटेम्प्ट पहले से गिन के गया था मेरे कितने बचे, ये पहले से गिन लिए थे, मेरे पास कितने अटेम्प्ट और है, 3 के थ्रू थे और कुछ 4-5 एफकेट के थ्रू थे। मैंने बता दिया ये है एफकेट के इतने, सीरियस के इतने, तो खत्म हो गया हाथों हाथ के। फिर लेट सपोज कि तुमको परमानेंट रिजेक्शन मिल गया आर्मी से, फिर क्या करोगे? तुम आर्मी कभी ज्वाइन कर ही नहीं सकते, कोई भी डिफेंस फोर्स, ये सॉरी आर्मी नहीं कर सकते, सर डिफेंस फोर्स तो नहीं, आर्मी नेवी एयरफोर्स ये तीनों नहीं कर सकते, इसके अलावा पैरामिलिट्री वगैरह उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर सर मैं सीपीएफ साथ में प्रिपेयर कर ही रहा हूँ, और मेरी बीएड की डिग्री भी चल रही है टीचिंग की, और मैं प्राइवेट में टीचिंग का सोच भी रहा हूँ, तो मेरी डिग्री हो जाएगी, मैं पहले बात कर भी चुका हूँ, मैं वहाँ अपना पढ़ाता रहूंगा, साथ में पैसे आते रहेंगे, और जो साइड का टाइम मिलेगा उसमें मैं सीपीएफ प्रिपेयर कर ही रहा हूँ, अच्छा प्रिपेयर हो गया है, मैं एग्जाम और उसमें चला जाऊंगा एज एसी, मेरे को कुछ वो नहीं है। तो हाथों मैंने आंसर दे दिया। मैं इतना डेस्परेट नहीं था इस बार की आर्मी की आर्मी। तो ठीक है, फिर यही पूछा हाउ वाज स्टे, कुछ फूड अच्छा क्या लगा, ये वो से आप ओके, और खत्म। फिर चला गया। फिर मुझे फील हुआ कि नहीं यार कुछ डिफरेंट हुआ है, एक 1% होप आई, और नहीं 0.1, 99%, 99.9 तो डेटॉल ने कीटाणु मार दिए, तो एक 0.1 होप रह गई, चलो इस बार कुछ तो हो जाएगा, सपोज कुछ अच्छा होगा। बट मैं अंदर से मैं श्योर था कि नहीं होना है, क्योंकि यार इतना कुछ अच्छा नहीं हुआ तो ये कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं होगा, मतलब मेरा दिमाग कह नहीं रहा था कि तू हो जाएगा, पता नहीं क्यों। हर अटेम्प्ट में मैं कॉन्फ्रेंस वो रिजल्ट सुनाते हैं ना जब कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद तो मैं प्रे करता हूँ कि यार नाम लेंगे मेरा, लेंगे, नाम नहीं लेते। इस बार मैंने भगवान को तो याद हर बार करता हूँ, मैं किया सब कुछ किया आपने, बट मैंने नाम के लिए ऐसे डिमांड नहीं की कि नाम लो मेरा, मतलब ठीक है चलो, सिर नीचे रख के खड़ा हो गया, धूप में ही खड़े करते हैं बेंगलोर में, तो बैठ के भी नहीं सुना रिजल्ट, खड़े हो ठीक है ले ग्राउंड जो होता है उसमें खड़ा करते हैं ना,
साइकोलॉजी सर थे कर्नल, वो आए तो नाम की जब बारी आई तो पहले 3 लोगों का नाम ले लिया, टक टक टक, चेस्ट नंबर 1, 9 और कुछ 11, 10 समथिंग था एक और। आई थॉट कि अब फाइल क्लोज है, अब क्या 3 से ज्यादा क्या कर लेंगे, इतने ही रिकमेंड होते हैं हर बार। तो मैं अपने ऐसे नीचे की तरफ देखा, थैले की तरफ हाथ उठाने वाला था, बैग ऐसे सही किया, इसने बोल दिया 70। ये कहाँ से बोल दिया इसने, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा उसका कुछ, मतलब क्या हो गया ये, मतलब फिर मैं गया आगे फटाफट, ना नाम बोला, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थे वो बोले, और एक अलग लाइन में खड़ा हो गया जो रिकमेंडेड की थी। हर बार मैं उस लाइन को दूर से देखता था, इस बार उस लाइन में खड़ा हूँ। फिर मुझे काफी देर तक, तो 5 मिनट तक वो दिमाग ब्लैकआउट हो गया पूरा, कॉम्प्रिहेंड करने में लग जाता है दिमाग, है ना, सॉरी। मतलब इन्होंने क्या देख के कर दिया मेरे को, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो कुछ अच्छा भी नहीं है, मैं ऐसे मतलब सब चीजें स्लो मोशन हो गई। और हर बार मैं सोचता था कि रिकमेंड हो जाऊंगा, मैं थोड़ा इमोशनल होऊंगा या कुछ होऊंगा, साइड वाले लोग थोड़े से इमोशनल थे, कुछ के आंसू आंसू आ रहे थे खुशी के, मेरे कुछ आंसू आंसू आ ही नहीं रहे। आंसू तो उसके आते हैं ना जिसको एक्सपेक्ट होता है कि मैं हूँ, जिसको उम्मीद ही नहीं थी कि तुम उसको करोगे। मेरा वो बहुत पॉज वाला मोमेंट था, मतलब बस मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूँ मूर्ति की तरह सबको। एक और को रिकमेंड किया उन्होंने, मेरे ग्रुप से 5 लोग हुए, फिर काफी देर तो समझने में लगी मुझे कि हुआ क्या है, नॉर्मल कंडीशन में आने में लगा, फिर ठीक है, घर और पे कहा सबको, फिर अच्छा लगा, फिर फील हुआ कि नहीं अच्छा लगा। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब तुमने बताया उन्हें न्यूज़ दी तो? जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरी सबसे पहली ये न्यूज मेरे बड़े भैया को दूंगा, मैं पहले नहीं कराऊंगा, कह रहा कि तू रिकमेंड होगा तो पहली न्यूज मेरे पास आनी थी, किसी को नहीं। बोला ठीक है प्रॉमिस, सबसे पहले मैं वहीं को कहूंगा। बहुत हैप्पी थी, क्वाइट हैप्पी, मतलब क्या ही कहूँ, कर नहीं सकता। अरे मतलब वो हंस रहे थे, बहुत खुश थे, मतलब मैं कुछ कहा हुआ कुछ नहीं, उन्होंने कहा मैं सबको बता के आता हूँ सबसे पहले तो, और बहुत प्राउड थे। फिर मैंने पापा को फोन किया, मम्मी को किया, उनसे बात करी, तो पापा का तो कुछ रिएक्शन, पापा तो अपने थोड़े इतना कुछ कहते नहीं, एक्सप्रेस करते नहीं, तो बोला इतना ही कहा ठीक, बट आई रियलाइज कि वो ठीक ठीक में भी इस बार खुशी है, और कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशी जो होती है ना, ये मतलब पिताजी की आवाज में देखने को नहीं मिलती, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन ही सीज यू इन यूनिफॉर्म ना, तो वो उनकी नजरों में आपको देखने को मिलेगी इसको टाइप की, एंड वो प्राइसलेस होता है वो मोमेंट। एंड हाउ वाज आंटीज रिएक्शन? मम्मी बहुत खुश थी, मतलब क्या ही पूछूं, मम्मी और सिस्टर तो बहुत खुश थे, सिस्टर तो बहुत ज्यादा ही खुश थी, मतलब क्या ही कह सकता हूँ। फिर ठीक है, मैंने कहा कि मेडिकल होने दो, फिर फाइनल न्यूज देता हूँ। फिर मेडिकल का आपको पता ही है, मतलब जितना मैं रिकमेंड में परेशान नहीं हुआ, उससे ज्यादा मैं परेशान मेरे मेडिकल से हुआ। मेरे को टेम्परेचर इंजेक्शन दे दिया उन्होंने, फिर वो क्लियर कराने में मेरी हालत खराब हो गई। अब वो वाली चीज दिमाग में आ रही होगी, कॉन्फ्रेंस में जो पूछा था वो बार बार वो दिमाग में कर रही होगी। मेडिकल में मजे नहीं ले पाएगा कि 2 दिन बाद अल्ट्रासाउंड हुआ, और अल्ट्रासाउंड में मेरे को ग्रेड 2 फैटी लिवर डिटेक्ट कर दिया उन्होंने, और नोटिफिकेशन बड़ा सीरियस था, उसमें लिखा था क्लियरली ग्रेड 2 फैटी लिवर इज अनफिट। तो मेरा दिमाग वापस डिप्रेशन में चला गया, क्या है, मतलब हमेशा ही होता है, वो हमेशा ही होता है, तो वो चीजें तो हमेशा नोटिफिकेशन में मेंशन होती आती है ना, बट देयर इज आल्सो अ वे टू करेक्ट देम, है ना। फिर मैंने किया ना, फिर मैं फिट भी हुआ फाइनली। वो जर्नी भी एक अलग थी, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, इससे रिकमेंडेशन से भी ज्यादा। So Shyam, that's quite redeeming to like you know, इतना स्ट्रगल देखने के बाद एंड उसका फाइनली एक जब सक्सेसफुल देखते हैं आपको, तो मतलब यू नो इट ब्रिंग्स मी टू हैप्पीनेस आल्सो, बिकॉज स्टार्टिंग से मेरे को ये फील आती थी दैट दिस गाय शुड मेक इट, है ना, एंड इट वाज लाइक यू नो इट्स वेरी रिवॉर्डिंग टू सी सच एन एंड टू सच अ वंडरफुल जर्नी, and is the beginning of a new life. Definitely is going to be, but it's definitely the a happy ending of your aspirant life. So एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, हाँ बताओ। मतलब ये चीज मुझे भी हिट करी थी, मुझे काफी लोगों ने कहा था कि तेरा हो सकता है। मतलब मैं बेंगलोर गया था तो मेरे में इतनी वो नहीं थी, मतलब 3 तारीख को जो लड़का कॉन्फ्रेंस आउट है और 8 तारीख को रिपोर्टिंग है बेंगलोर, उन पीरियड में क्या ही मोटिवेट होगा। मेरे को सबसे पहले डर ये था, जब मेरी डेट दोनों आसपास हो गई थी ना, मैं सोचा था कि अगर मैं देहरादून में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया तो मैं नहीं रिकमेंड होऊंगा बेंगलोर में, क्योंकि श्योर था 4 दिन में मतलब क्या कर लोगे तुम। अगर मैं देहरादून में होता हूँ तभी मैं बेंगलोर में हो सकता हूँ, और मुझे जाना IIMA ही था, में मुझे एयरफोर्स नहीं था, बोला IIMA वाली ही एंट्री इसी में होना है। दोनों में मेरा डर वहां तक साबित हो गया, मैं देहरादून में नहीं, मेरे को पता था अब आगे भी नहीं होने वाला है, मतलब दिमाग में तो ऐसा ही रहता है। फिर आपकी बात हुई, आपने भी कहा कि मैं है पोटेंशियल, तो हो सकता है। मेरे दोस्तों से भी बात हुई, वो भी कहते थे नहीं यार तेरा हो सकता है, तू करता है। और इस चीज से मैं काफी चलता रहा, आगे तक मैं गिव अप नहीं किया, एंड तक बोला कि चलो ट्राई मारेंगे। टास्क मैंने सब अच्छे किए, भले ही दिमाग में नहीं सोचा कि मैं रिकमेंड नहीं होगा, बस टास्क सब अच्छे किए थे बेंगलोर में, उसमें कोई मैंने दिल नहीं छोड़ी।
साथ सब अपने पास किए, बाद में भले ही नेगेटिव सोचता था कि नहीं होऊंगा, वो अलग तुम में आ गए, भले ही मैं सबको ज्ञान देता था कि मैं तो नहीं हो रहा, तुम्हारा होना है तो होना, तुम जाओ, मैं तो टिकट करा रहा हूँ बस अपनी। वो भी कहते थे कि थोड़ा तो पॉजिटिव सोच ले, पॉजिटिव कुछ नहीं सोचना, अलग सोच लिया पॉजिटिव। तो ये था, चलता रहा फिर काम आ गया। आई कैन इमेजिन द सिनेरियो, वो सिनेरियो, और फिर वहां पे वो बंदे ठगा सा महसूस कर रहे होंगे जब तुम रेकमेंड हो गए तो। तो ये बंदा तो कह रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, देखो यही होगा, तो होके बैठा है। और फिर यही कहानी को जन्म देता है। दैट्स ग्रेट श्याम। तो एक बार यार हमने ये तो सक्सेस की आपकी जर्नी सुनी, एक ब्रीफ उसमें ना आपका जैसे मेजरली यू स्टार्टेड इन 2021 राइट प्रिपरेशन, तो उस समय से अभी तक आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे मेजरली स्टार्टिंग फ्रॉम 2021, और किन चीजों पे आपने वर्क करा, इम्प्रूव कैसे करा, उसका एक बार ब्रीफ आउटलाइन दे देते। जैसे जिस टाइम मैं थोड़ा सा पहले जाना चाहूंगा 21 से भी, मैं क्या था, पहले नीट दिया था, 2 टाइम कोटा रहा था, मैं आई वाज नॉट एबल टू मेक इट तो क्या अच्छे मार्क्स भी नहीं थे, बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं थे, लोगों को तो अच्छे मार्क्स नहीं थे, मेरे को अच्छे मार्क्स भी नहीं थे, बहुत कम आते थे। तो फिर मैं थोड़ा सा पढ़ाई से छूट गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था कि मतलब अब पढ़ाई वढ़ाई यार हो नहीं रही। फिर मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहाँ पे मेरा इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं था, कुछ ठीक था, मैं ठीक ठाक पढ़ रहा था, बट इतना कुछ सॉलिड नहीं था। फिर मेरे को ऐसे ही लगा इस टाइम की नहीं यार कुछ करना चाहिए, इस स्पीड से जाएंगे तो कुछ होगा नहीं लाइफ में, ढीले रह जाएंगे लाइफ में। तो सीडीएस का फॉर्म भर दिया था, मेरे को भी मेरा मन में था कि भरूंगा फॉर्म, इतना इंक्लेशन सेकंड ईयर में ही आया आर्मी की तरफ, फर्स्ट ईयर के बाद की भाई इसमें जा सकते हैं। पहला सीडीएस दिया मेरा हो गया था पहले में, ठीक है, मैंने इंग्लिश पहले इंप्रूव कर ली थी, मैंने सेकंड ईयर में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करी, जीके इंप्रूव करी, थोड़ी मोड़ी करके मेरा पहला सीरीज निकल गया। तब थोड़ी कट ऑफ कम जाती थी, कुछ 97 ऐसी कुछ गई थी, 6 समथिंग। कौन सी ईयर की बात है? सीडीएस 2020 ओटीए का था वो था ना। तो फिर मेरे को पता चला कि रिटर्न के बाद ये एक अलग प्रॉब्लम है, एसएसबी ये भी एक चीज है, अनअवेयर थे तो प्रेशर थे कि क्या कर सकते हैं अब। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि यार ये इसमें पूरा गेम इंग्लिश का है, मेरे लिए इंग्लिश एक थोड़ी ही प्रॉब्लम थी, पहले कम्युनिकेशन मेरे लिए प्रॉब्लम थी। फिर मैंने कहा कि इसको कैसे इंप्रूव करें यार। और तब अच्छी बात ये देखो कि मुझे कोविड हुआ, 2021 में कोविड हुआ और मैं आइसोलेटेड रहा। उस टाइम में इतनी नेगेटिविटी बाहर थी कि हर जगह यही न्यूज आ रही है, कोई 22 साल के युवक की मौत, कुछ ये मौत, मतलब सब यंग लोग खत्म हो रहे थे। मैं भी यही इसी एज में था, 21 समथिंग। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इतनी नेगेटिविटी की जिंदा बचेंगे नहीं, वो भी नहीं समझ आ रहा। तो बहुत सेकंड वेव कोविड की बहुत डेंजरस थी, आपको ही पता होगा। तो फिर हालत खराब थी, तो इस टाइम को यूटिलाइज कहाँ करें। तब मैंने एसएसबी को निकाला, मतलब इन दिनों में यही करते, वही कॉलेज वाले सब बंद थे, अपना एक काम है। तो मैंने इस एसएसबी को प्रोसेस को समझना स्टार्ट किया है। बहुत सारे जितने भी ऑनलाइन ग्रुप है, टेलीग्राम पे डिस्कशन स्टार्ट किए, ये वो पिक्चर, मतलब एक एक प्रोसेस को बारीकी से समझना। मेरे पास टाइम ही टाइम था, टाइम की कमी नहीं थी। तो अब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जगा इस चीज के बारे में, मैंने और जाना, लोगों से पूछा कि नहीं यार इस जॉब यही एम बनाते हैं लाइफ का, यही करेंगे और कहीं यही कर रहे हैं, एक सेट कर लेते हैं लाइफ का, जगह नहीं जाने का। तब बहुत जोश था, ठीक है, कुछ जोश में मैं एक ऑनलाइन कोचिंग भी लिया था, कुछ एनरोल भी हुआ था, वो फिर मैं गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस आउट हो गया और जोश वहीं खत्म हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस आउट होना बहुत दुख होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पता नहीं क्यों दुख होता था, फिर तो दुख नहीं हुआ बाद में, तो इतना तब बहुत ज्यादा दुख हुआ, मतलब पता हो गया जैसे बहुत दुखी होगा, पहाड़ टूट गया है, इतना दुख हुआ, मन नहीं लगा 15 दिन आगे घर। अब ऐसे सोचते हैं तो हंसी आती है, क्या ही था वो। तो वो सब हो गया। इस जर्नी, फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होगी, फिर वापस इंट्रोस्पेक्ट क्या करें। तो मैं ओवरऑल बताऊंगा जितना मैंने इन 2 सालों में कुछ काफी चीजों पे काम कर लिया। मेरी एसएसबी के कारण, जैसे एज ए ऑफिसर आप भी सोचते हो कि आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी, कि ऑफिसर कैसा होता है, कुछ चीजें मैंने इनकलकेट करी। जैसे मैंने बताया था, मैं थोड़ा सा टाइम सीरियस हुआ, मैं पहले सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेकर, काफी अनसीरियस काइंड ऑफ टाइम पास करता था। मैं थोड़ा सीरियस हुआ अपने लाइफ को लेकर, पढ़ाई को लेकर, टाइम कंसिडर हुआ। मैंने अपनी सिटिंग पावर बढ़ाई पढ़ने की, मुझे टिका नहीं जाता था पहले 1 घंटे भी, फिर मैं 8-8 10 घंटे टिक सकता था, मुझे इतनी प्रॉब्लम सुनता नहीं था पहले इतना। फिर मैंने वो भी एक इनकलकेट करी क्वालिटी, मैंने आपको पहले कहा। मैं टाइम पंक्चुअल नहीं था पहले, फिर मैंने अपने आप को डेली रूटीन स्टिक रहा टाइम पे। मेरा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मैंने वो भी इनकलकेट किया कि नहीं फिजिकल कुछ ना कुछ अपना रेगुलर रहेंगे। ऐसे ऐसे करके मैंने छोटी छोटी बताऊँ। और कम्युनिकेशन मैंने बताया, मैंने न्यूज़पेपर पढ़े, बुक्स पढ़ी, ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब वीडियो, करंट अफेयर के सब कुछ देखे, बोल के, मिरर प्रैक्टिस करके, ग्रुप्स में बोल के अपने आप को अच्छा कर दिया। कि नहीं बहुत टाइम लगा था, 5-6 महीने लगे थे मेरे को
कम्युनिकेशन में स्पेसिफिकली बहुत बड़ा एंगल था। थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं हम कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे, जैसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग जो भी देखेंगे इस वीडियो को, तो उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि स्पेसिफिक ना ये चीजें समझ में नहीं आती, बहुत बार मेरे पास सवाल आते हैं ये वाले, सर कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करें और इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे कि मतलब कौन से ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करा, कुछ कोई कोई छोटा मोटा हैक्स, like some good teacher that you might want to recommend, so along those lines. वैसे कम्युनिकेशन का बात करूं तो ग्रामर मेरी पहले से अच्छी थी, रिटर्न ग्रामर में पढ़ चुका था, सीडीएस के लिए पढ़ ही रहा था, ग्रामर मेरे को आती थी। ग्रामर तो मस्ट है, आपको आनी चाहिए, वो आप सीडीएस के लिए कर रहे हो तो आपको आती ही होगी इतनी। उसके बाद बात आती है कि जो बोलने का टाइम बोला नहीं जाता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये, सेंटेंस अटक जाते हैं उसमें। समझ प्रॉब्लम ये आती है कि जिस स्पीड से आप सोच रहे हो ना, आपकी जो वॉइस की डिलीवरी है वो है ना, सिंक होना चाहिए। आप सोच धीरे रहे हो, बोल तेज रहे हो, तो आप फंस जाओगे। अब जिस स्पीड से सोच रहे हो उसी स्पीड से बोलो, तभी आपका होगा। वो एक टाइमिंग पकड़नी जरूरी है। धीरे सोच रहे हो तो धीरे धीरे बोलो, कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक है, इंप्रूव कैसे करो, वोकैब की बात आती है तो आप न्यूज पेपर उठा सकते हो। द हिंदू वगैरह तो बहुत हार्ड पड़ते हैं स्टार्टिंग में, तो आप छोटे छोटे न्यूज पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया उठाया, उसमें कुछ नॉर्मल कटिंग्स है ना, जो फ्रंट पेज की ले ली, कुछ इंसिडेंट के बारे में बता दी, उसमें कुछ वोकेबलरी लगी। मैंने एक नोटबुक भी बनाई थी, उसमें डेली के वर्ड्स लिखता था, वोकेब के नहीं, वो नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, क्या उसके नीचे लिख दिए। मैंने काफी टाइम तक वो किया, और वोकेबलरी एक, फिर वो वर्ड्स रिपीट होना स्टार्ट होते हैं, आपको फिर पता चलेगा एक टाइम बाद ये सेम ही वर्ड घूम कर आ रहे हैं, वो ही होते जा रहा है। हाँ, ये भी कॉन्फिडेंस आता है यार, ये देखो। चलो ये रिटर्न पार्ट हो गया, फिर बात आई बोलने की। बोलने वाली सेम बात है जो मैंने स्क्रीनिंग में कही थी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप स्क्रीनिंग नहीं हो सकते, मतलब उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसमें प्रैक्टिस की बात है, बोलोगे कैसे। जैसे उस टाइम बहुत चलते रहते थे टेलीग्राम पे, नरेशन वरेशन जीडी बहुत चलते रहते थे, तो मैं उसमें बोलता रहता था फालतू, जितनी नहीं आती थी टूटी फूटी वैसे ही बोल दिया मैंने। चलो बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। मेरे दोस्त थे एक, तो उनके साथ प्रिपेयर करा था, उनके साथ बोलता रहता था, अपनी स्टोरी ली ना, और लेक्चरेट मैंने स्टार्ट किए थे तब प्रिपेयर करना, डेली का एक टॉपिक, इतना नहीं होता था। अब तो मैं फिर स्टार्टिंग बाद में चेंज कर दिए, क्या क्या टॉपिक, लेक्चरेट एक टॉपिक प्रिपेयर किया, उसको मैं 5-6 बार बोलता था, तब जाकर मैं ठीक बोल पाता था। मतलब मुझे बहुत टाइम लगता था, 5-6 क्या 10-10 बार लग जाते थे एक टॉपिक 3 मिनट बोलने में। मेरे को काफी बात बीच में अटक जाता था, इसमें फ्लो हो जाता था, कभी डर लग जाता था, कभी क्या हो जाता था। ऐसे कर करके मैं उस एक टॉपिक को 10 बार बोला। उस चक्कर में मेरा कंटेंट भी तैयार हो गया, और फिर मैं उसी टॉपिक को यूट्यूब से देखता भी था, वीडियोस जितने भी ये सब, डिलीवरी प्रैक्टिस हो गई, कंटेंट भी तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया, और डेली का न्यूज़पेपर चल ही रहा है, बुक चल ही रही है, और ग्रामर पहले से है। ऐसे कंटिन्यू बहुत टाइम लगा, 5-6 महीने लगे, बट फिर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मतलब फेस कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं। फिर मैं बार बार मतलब प्रैक्टिस ही है इसका तो की, और कन्वर्सेशन स्टार्ट इंग्लिश में ही थोड़ी बहुत, जितनी हो सके कर सको। फ्रेंड्स में वैसे इंग्लिश कोई बोलता नहीं, वही सब हिंदी में ही बात करेंगे, और एसएसबी के लोग तो बोलते थे। ये तो एक मिला मुझे जिनको प्रैक्टिस करनी होती। So this was a brief of your journey related to communication, ना? And इसके अलावा और क्या आपके लाइक पर्सनालिटी बेस, जैसे आपने कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट करा हो, तो उसमें किन चीजों पे आपने फोकस करा? पर्सनालिटी बेस जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे जो क्वालिटीज दिखती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, मैं पहले भी थोड़ा हर चीजों में इन्वॉल्वमेंट कम लेता था पहले, थोड़ा सा यार ये चीज हो रही तो होने दो, इसको चेंज नहीं करना। जैसे घर में कुछ काम हो रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करने का सोचता कि इसको बाद में कर लेंगे। घर के जो भी जिम्मेदारियां हैं ना, वो थोड़ा सा लेना स्टार्ट करो, मतलब ये होना चाहिए क्वालिटी, पहले मेरे में नहीं थी। मैं थोड़ा सा इंगेज, मैं सोचने लगा कि मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता, जो बंदा आज आप लीड करना चाहते हो इस टीम को, आप खुद ही अच्छे नहीं हो तो आप क्या लीड करोगे, उनको तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने घर के काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करी, हेल्प में। वो पहले मैं नहीं करता था। खुद का बेड तो मैं पहले भी बनाता था, मैं बोर्डिंग में पढ़ा हूँ पहले से, ये चीज तो मेरे में थी। और फिर बात आई इसके बाद की, मैंने आपको पहले भी कहा था लिसनिंग पावर वाला, वो मैंने एक इम्प्रूव बहुत किया था। फिर टाइम पंक्चुअलिटी का और टाइम टेबल का, ये मेरे बहुत वीक एरिया थे। लिसनिंग पावर पे आपने कैसे फोकस करा शाम, क्योंकि आई थिंक ना मेजॉरिटी लोगों को ये वाली दिक्कत होती है, तो कैसा आपने इम्प्रूव करा? बस सुनने की आदत डाल लो, सुनते रहो, कोई कुछ कह रहा है सुनो पहले, मतलब बोलो ही मत, उसको पूरा कहने दो। कोई भी चलो हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, किसी ने आपको बहुत कुछ भला बुरा कह दिया, तो भी सुन लो, फिर रिएक्ट करो। क्योंकि आप हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसी बातें बोल जाओगे जो आप फिर वापस उस चीज को वैसे नॉर्मल नहीं कर पाओगे। काफी आप नहीं बोलना चाहते वो भी बोल देते हो काफी बार, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है।
तो मैं सुनने लगा, सबकी सुननी चाहिए, और कभी कभी सुनने में अपना कोई क्रिटिसिज्म होता है ना तो अच्छा भी कहता है कोई, ये भी एक चीज पता चलती है। पहले से ही माइंडसेट होता है ना कि यार ये क्रिटिसाइज कर रहा है मेरे को, तो अपन उसका सोचने का अपना तरीका बदल देता है। उसको अगर पॉजिटिव वे में सोचे, काफी लोग सही भी बताते हैं आपके फैमिली मेंबर्स खासकर, तो उनको सुनना चालू करो, उनकी बातें सुनोगे तभी पता चलेगा। अपनी बात पे एडमेंट रहेंगे रहना, मतलब ये मेरे में एक थी थोड़ी पहले प्रॉब्लम कि अपनी बात पे एडमेंट रहने का, सुनना नहीं किसी को। तो मैंने इस पे बहुत काम किया। फिर टाइम टेबल का तो मेरा बहुत पहले था, मैं इस पर स्टिक रहा, मैं कुछ भी हो जाए अपना टाइम टेबल फॉलो करूंगा। मतलब मैंने आज टास्क उठाया, आज भी चैप्टर कंप्लीट करना है, आज पढ़ना है, आज वो काम भी करना है। मतलब मेरा ये ना मल्टीटास्किंग अच्छी हुई, मैं बहुत चीजें एक साथ हैंडल कर पाया। मतलब ऐसा नहीं कहीं बाहर जाके भी आ गया, कुछ काम करके आ गया, फिर ऐसे स्ट्रेस नहीं होता था। मतलब ऐसे कि थकान आ रही है, पहले बहुत थकान आती है कि छोड़ो लीव करना, इसको कल करेंगे, नहीं इसको आज करेंगे तो करेंगे। तो मैं उस वो काम करता था। ऐसे छोटी 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 चीजें मैंने करी, मतलब अपने आप को बिजी रखा, मैंने बिजी रखना सीखा, फ्री नहीं रखता था मैं अपने आप को, क्योंकि जब दिमाग फ्री रहता है तो फालतू चीजें दिमाग में आती है। तो अपने आप को बिजी रखना सीखा मैंने कि पूरे दिन बिजी रहो बस, और रात को सो जाओ ढंग से। तो इसके अलावा सो दिस इज समराइजिंग एवरीथिंग और आर बी लिविंग एनीथिंग, मिसिंग एनीथिंग, मेजरली इतना ही काम करा। हाँ, मेजरली कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, मेरे इन हैबिट्स को बताया, ये काम की मैंने। स्टार्टेड टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी, स्टार्टेड लिसनिंग मोर। हाँ, घर के काम में इन्वॉल्व हुआ, लोगों से थोड़ा मैंने इंटरेक्शन बढ़ाया। सबसे पहले ये भी मैंने कम थी पहले, अपने आप को लोगों के बीच में जानना स्टार्ट किया मैंने, इंटरेक्शन अपना इंक्रीज किया, क्योंकि उससे बहुत थीम्स मिलती है। थीम में इंटरेक्ट करोगे आप तो, मतलब एसएसबी पूरा एक्सपोजर का ही गेम है। जिसको जितना अच्छा एक्सपोजर वो उतना जल्दी सेलेक्ट होगा, जिसको कम एक्सपोजर है वो उसी दिन से एक्सपोजर लेना स्टार्ट कर दो। रूम में बैठ के आप एसएसबी नहीं क्रैक कर सकते। रिटर्न एग्जाम रूम में बैठ के क्रैक किया जा सकता है, तो एसएसबी रूम में बैठ के बाहर ही नहीं होगे, आप इन्वॉल्व ही नहीं होगे लोगों में। जब आपको चैलेंज नहीं फेस होगा, कुछ कहीं प्रॉब्लम्स आएगी लाइफ में बहुत सारी, कहीं फंसोगे तो उसे डील करोगे, तभी तो थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी। No doubt तो about वही that. No doubt. So I think this would also be your advice to people who are not able to, जो बोलते हैं कि सर मैंने कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं करी, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करी, मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा। तो दिस वुड बी योर आंसर टू देम आल्सो, आज से स्टार्ट कर दो। मेरे खुद के ये रीजन था, मैं बताता हूँ। मेरा भी स्पोर्ट कुछ अच्छा नहीं है इतना। मेरे कॉलेज में एक भी स्पोर्ट नहीं है, क्योंकि 2 साल तो कोविड रह गया और 1 साल मैंने ट्रायल दिया, मेरे को सेलेक्ट नहीं किया। मेरी एनसीसी भी नहीं है, तो मेरे पास भी स्पोर्ट्स नहीं है। और 12th 11th 12th कोटा से करी, वहाँ कुछ खेलने का कुछ है नहीं, वो कोचिंग ही चलती है। तो 10th तक तो मेरे पास खूब है एक्टिविटीज, उसके बाद मेरे पास कम है। तो भी मैंने 1-2 मैराथन वगैरह जो होती थी यहाँ पे, उसमें पार्टिसिपेट किया, एक एनजीओ ज्वाइन किया। मतलब कुछ ना कुछ करेंगे, फालतू नहीं, मतलब इंगेज रहता, मैं अपने आप को इंगेज रखा थोड़ा बहुत। कुछ एक्टिविटीज इनकलकेट करो, मेरे पहले की एक्टिविटीज। कब चालू करेंगे एनजीओ में पार्टिसिपेट करना और ये मैराथन वाला करना? ये 2022 में ही किए मैंने, तब स्टार्ट कर दिए। मैं अपने आप को थोड़ा सा बाहर ले गया। डेफिनेटली। एंड आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें भी कोई पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं रहा है? एक्स्ट्रा करिकुलर में फिर यही लिखे मैंने, जैसे स्कूल में तो मेरे पास बहुत है एक्स्ट्रा करिकुलर में, गेम्स में, इवेंट्स में, सब में रहा हूँ। तब मैं बोर्डिंग स्कूल थी तो मैं हर एक में घुसता रहता था। तब मेरा मेन एम होता था कि कुछ भी करके पढ़ाई से छुट्टी मिले, कुछ इवेंट में। फिर क्या वो एनवायरनमेंट ऐसा हो गया ना मेरे आसपास का कि मुझे मौका नहीं मिल पाया इन चीजों में इन्वॉल्व। तो फिर ऐसा लगता था किसी के पीआईक्यू देखो तो भरे पड़े हैं स्पोर्ट्स से, एक्स्ट्रा करिकुलर से, तो इससे कंपेयर करोगे ऐसा लगेगा यार इसमें तो हो नहीं सकते अपन, तो इनको ऐसा बंदा चाहिए नहीं। फिर एक दोस्त है निनद है, मेरे एक दो जयेश है, वो भी नॉर्मल ही है। फिर वो भी रिकमेंड हुए, तो फिर फील हुआ कि नहीं यार, मतलब ठीक ठाक एक्टिविटी आपने कर रखी हो, खाली नील तो नहीं हूँ मैं, एवरेज तक मैंने किया है, जीरो नहीं, इतना तो मुझे ही पता है। मैंने परफॉर्मेंस करी है स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, सब में। बस उसको रीजन को जस्टिफाई भी करना आना चाहिए कि आपने कॉलेज में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। तो मैंने बताया फर्स्ट ईयर में मेरे को ट्रायल सिलेक्शन हुआ नहीं, फिर गेम्स हुए नहीं, वो डिफिकल्ट था कुछ ऐसा। दैट्स वंडरफुल श्याम। तो ये पूरी जर्नी समझ के आपको लाइक यू नो, हमें जनरली स्पीकिंग तो मतलब इट्स वेरी अपलिफ्टिंग टू अंडरस्टैंड अ पर्सन्स होल लाइक यू नो होल पर्सनालिटी एंड हाउ ही ट्रैवल्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर। So and we congratulate you for getting selected. अच्छा, मेरिट आ गया है? हाँ सर, मेरिट आ गया। अच्छा, रैंक क्या रहेगा उसमें? रैंक 85 है मेरी। 85 है। एक नंबर डलेगा, ऑल इंडिया रैंक 85 आई एम एक नंबर। वंडरफुल। ज्वाइनिंग लेटर आ गया? वो नहीं है अभी, आना। और ज्वाइनिंग कब की होगी यार ये? जुलाई कोर्स है, तो अप्रोक्स फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो ये तो रहा ही है, मतलब 1 महीना बचा है।
1 महीना है अभी। अंकल कहाँ पे अंकल का कहाँ पे पोस्टिंग है? माय फादर इज पोस्टेड एट पचपदरा, ए टाउन इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। बाड़मेर, ये भी आपका फिर वेस्टर्न साइड पे ही आता है ना? हाँ वेस्टर्न है, ये तो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान से, जोधपुर बॉर्डरिंग में है। तो यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह कैसा रहता है? खतरनाक गर्मी है, 42, 43, 45 समथिंग चलता रहता है, इतना 50 तक टच हो जाता है। 50 तक जा रहा है? हाँ तो लाइक हाउ डू यू मैनेज ओवर देयर? मतलब आदत हो गई, अब तो क्या मैनेज करूँ, मतलब बचपन से रही। नहीं वो तो आई अंडरस्टैंड, जैसे दिल्ली में मैं भी रहा हूँ, बट फिर भी कुछ तो आपके वो होते होंगे कि लाइक यू नो, जैसे आप लोग तो कूलर चला के बैठे हैं। अब यही सिस्टम है, यहाँ पे भी कूलर का ही है। अब इतना फील भी नहीं होता, मतलब पहले यहाँ जैसे लू चलती है हमारे यहाँ, जैसे मैं एक बार भोपाल गया, में कुछ देहरादून से लड़के आए, वहाँ कुछ ना 28-30 डिग्री टेम्परेचर था यार, बहुत गर्मी है, ये है वो है फलाना ढिमकाना नाटक। लगा ये तो कम टेम्परेचर है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा टेम्परेचर है ये, मैं जिस टेम्परेचर से आ रहा हूँ ना, पहाड़ी लोग हैं वो ठंडे में रहेंगे, तो परसेप्शन का मैटर करता है। डेफिनेटली 28-30 डिग्री में कह रहे ठंडा है, सॉरी गर्मी हो गई है। बुलाओ मैंने मेरा राजस्थान और दिल्ली। ठीक है फिर श्याम, तो आज का फिर भाई इंटरव्यू वो करते हैं, एंड थैंक्स फॉर गिविंग सच एन एलैबोरेट इंटरव्यू श्याम। बहुत ज्यादा मतलब पता है, मतलब क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ना, जब 1 घंटे से ऊपर जाने लगता है ना, तो उसके बाद एक वो फटीग आने लगता है, किक करने लगता है। ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, इट वाज वेरी सो आई एम सो थैंकफुल भाई ये करा है। तो होपफुली इट विल हेल्प आउट लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स आल्सो, है ना। एंड आई जस्ट होप, अब बाकी तो देखो वीडियो के उसका पता चला, और जनरली अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वीडियोस में ना। और उतना डेप्थ में कवर करने की कोशिश करिए कि यूनिक चीजें कुछ मिले लोगों को। आई होप सो।